नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी बिंदु का लड़का। इसी तरह की कहानियां और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। इसे वे ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी भूल गए थे कि यादव मुखर्जी और माधव मुखर्जी दोनों सगे भाई नहीं हैं। जाने कितनी तकलीफें उठाकर बेचारे यादव मुखर्जी ने अपने छोटे भाई माधव को कानून की शिक्षा दिलाई थी। बड़ी मेहनत व कोशिशों के बाद कहीं वे धनी मानी जमींदार की एकमात्र संतान पुत्री बिंदुवासिनी को अपनी भातृबहू बनाकर घर में लाए थे। बहू बिंदुवासिनी बहुत ही रूपवती थी, असाधारण सुंदरी। पहले ही दिन जब बहू बिंदुवासिनी अपना बेजोड़ रूप तथा 10,000 रुपयों के प्रॉमिसरी नोट लेकर घर में आई थी, तब बड़ी बहू अन्नपूर्णा की आंखों से आनंद के आंसू लुढ़कने लगे थे। घर में सास ननद तो थी नहीं, वे ही घर की मालकिन थी। उस दिन छोटी देवरानी का मुंह अपने हाथों में से ऊपर उठाकर उन्होंने जाने कितने गर्व से पड़ोसियों के सामने कहा था, घर में बहू आए तो ऐसी हूबहू लक्ष्मी का रूप। मगर 2 ही दिनों में उन्हें पता लग गया कि उनका सोचना गलत था। 2 ही दिन में सर्वविदित हो गया कि बहू अपने साथ जिस नाप तौल से रूप व रुपया लाई है, उसे कहीं गुना ज्यादा अहंकार व अभिमान भी साथ लेती आई है। फौरन ही बड़ी बहू ने अपने पति को एक और बुलाकर कहा, क्यों जी, क्या रूप और रुपयों की घटरी को ही देखकर बहू को ले आए? जानना पहचानना भी तो था, यह तो काली नागिन है, नागिन। यादव को पत्नी की बात पर विश्वास न आया। वे चुपचाप सिर खुजलाते हुए कई बार सो तो कहकर कचहरी चले गए। यादव बहुत ही शांत व गंभीर प्रकृति के आदमी हैं। ये जमींदार के यहाँ कारिंदा थे, घर आते ही पूजा पाठ में लीन हो जाते। माधव तो यादव से उम्र में 10 साल छोटा था। अभी अभी वकालत पास करके अपना कारोबार शुरू किया है। माधव ने भी एक दिन भाभी से कहा, भाभी, क्या भैया के लिए रुपया ही सब कुछ हो गया? 2 दिन बाद तो मैं भी वकालत से रुपया कमा कर ला ही सकता हूँ। बेचारी अन्नपूर्णा चुप ही रही। इसके सिवा और एक मुसीबत थी कि छोटी बहू पर काबू रखना भी आसान काम न था। उसे एक प्रकार के भयानक फिट की बीमारी थी और फिट के दौरा आने पर उसकी ओर देखना तो कठिन ही था, साथ ही डॉक्टर को बुलाए बिना और कोई रास्ता भी न था। इसलिए सबके मन में यही धारणा बैठ गई थी कि ऐसे दिखावटी ब्याह में बहुत बड़ी गलती हो गई। सिर्फ यादव ने अभी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। वे सबका विरोध करके कहते, जी नहीं, जरा रुको, तुम लोग बाद में देखना, मेरी बहू साक्षात जगदम्बा का रूप है। क्या वह बिल्कुल बेकार हो जाएगा? ऐसा कैसे होगा? फिर एक दिन देखा कि घर में कोई बात हुई होगी कि छोटी बहू बहुत उदास मुंह लटकाए बैठी थी। अन्नपूर्णा बहुत डरी। अचानक उसे जाने क्या सूझा कि वह भागकर गई और अपने कमरे में सोते हुए अपने 1.5 साल के बच्चे को उठा लाकर बिंदु की गोद में डाल दिया और वहां से चली गई। बच्चा अमूल्य चरण कच्ची नींद से जागकर रो पड़ा। बिंदु ने अपने को संभाला और बच्चे को छाती से लगाकर कमरे में चली गई। छिपकर अन्नपूर्णा सब देख रही थी। बिंदु के फिट की इस महाऔषधि की खोज से वह बहुत प्रसन्न हुई। एक प्रकार से पूरी गृहस्थी का संपूर्ण भार अन्नपूर्णा पर ही था। इससे वह ठीक से बच्चे की देखभाल ना कर पाती थी और अगर दिन भर के कामकाज के बाद रात को उसे सोने को ना मिले तो वह और भी बीमार हो जाती है। इसलिए बच्चे का भार अपने ऊपर उठा लिया है छोटी बहू ने। लगभग 1 महीने बाद एक दिन सवेरे सवेरे बिंदु बच्चे के गोद में ली रसोई घर में गई। जीजी, बच्चा का दूध कहाँ रखा है? 1 मिनट ठहर जा बहन, अभी देती हूँ। तभी बिंदु की नजर बच्चे के दूध पर पड़ी। वह नाराज हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, मैंने कल ही कह दिया था ना, मुझे 8 ही बजे बच्चे का दूध मिल जाना चाहिए, लेकिन 8 ही नहीं, अब तो 9 बज गए हैं। अगर इतने में ही तुम्हें कष्ट होता है तो साफ साफ कहो ना, मैं कोई और प्रबंध करूं। फिर मिश्रानी की ओर घूमकर बोली, क्यों मिश्रानी जी, तुम्हें भी इतना होश नहीं रहता? घर के लिए जो पाक हो रहा है उसे क्या 2 मिनट बात करने में बड़ी घटिया हो जाती? मिश्रानी चुप रही। अन्नपूर्णा बोल पड़ी, तेरी तरह ही अगर सिर्फ लड़के को काजल लगाना और टीका देना है दिन भर का काम होता तो जरूर रहे। क्या 1 मिनट भी तेरी बर्दाश्त नहीं होती छोटी बहू? उत्तर में छोटी बहू बोली, तुम्हें बहुत बड़ी कसम है जो कभी तुमने अब लल्ला के दूध से हाथ लगाया। मुझे भी कसम है जो कभी मैं तुमसे कहूँ। कहते हुए छोटी बहू ने लल्ला को धम से जमीन पर बैठाकर दूध की कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी। यह सब देखकर अमूल्य जोरों से रो उठा और उसका रोना था कि बिंदु ने उसके गाल पर रगड़ देकर कहा, चुप रह बदमाश, अगर चिल्लाया तो मार ही डालूंगी।
सुनकर घर की मैरी दौड़ी आई और बच्चे को गोद में उठाने लगी तो बिंदु ने डांटा, दूर हो जा तू मेरे सामने से। मैरी सिर पिटाकर खड़ी हो गई। बिंदु चुपचाप लल्ला को गोद में लेकर दूध गर्म करके लेकर चली गई। पर वह बोली, सुनो मिश्रानी, इसकी बात है, उस दिन जरा हंसी में ही मैंने कहा था कि अमूल्य को तू ले ले, उसी के जोर पर मुझे भी कसम खवा गई आज। और अन्नपूर्णा का लड़का बिंदु की गोद में रहकर जिस तरह बढ़ने लगा कि परिणाम यह हुआ कि वह चाची को माँ और माँ को चाची कहने लग गया। और 4 साल बीत गए। अमूल्य का बड़े धूमधाम से विद्या आरंभ कराया गया। इसके दूसरे ही दिन अन्नपूर्णा रसोई घर में फंसी थी, तभी बाहर से बिंदु ने पुकारा, अरे जीजी, लल्ला पाँव छूने आया है, जरा बाहर तो आओ। बाहर आकर लल्ला का ठाठ देखकर अन्नपूर्णा आश्चर्यचकित सी रह गई। आंखों में काजल, माथे पर टीका, गले में सोने की जंजीर, सिर पर बालों की चोटी, पीली रंगीन धोती, हाथ में मिट्टी की दवात, बगल में छोटी सी चटाई और ताड़पत्र। बिंदु ने कहा, जीजी के पाँव छू ले बेटा। अमूल्य ने अपनी जननी को प्रणाम किया। अन्नपूर्णा ने हंसकर कहा, बहू तुझे इतना सब आता है? बच्चा पढ़ने जा रहा है शायद। हाँ जीजी, गंगा पंडित की पाठशाला में जा रहा है। आशीर्वाद दो कि आज का दिन इसके लिए सार्थक बने। फिर नौकर से बोली, अरे भैरो, पंडित जी से मेरा नाम लेकर ठीक से कहना कि लल्ला को कोई मारे पीटे नहीं। और जीजी ये 5 रुपये लो, जिसे सीधे पर रखकर कदम से पंडित जी को पास भेज देना। कहते हुए उसने बड़ी प्यार से लल्ला को उठाया और चूम लिया। यह देखकर जाने क्यों अन्नपूर्णा की दोनों आंखें गीली हो गई। उसने धीरे से कहा, उसे तो लल्ला से ही छुट्टी नहीं, हर समय परेशान रहती है। यह तो कहो कि पेट में नहीं रखा, नहीं जानना आ जाने तो फिर क्या क्या करती। मिश्रानी बोल उठी, 18-19 की तो है ही, और इसी से शायद भगवान ने नहीं दिया। तभी लल्ला के लिए बिंदु लौट पड़ी। बोली, जीजी क्या जेठ जी से कहकर अपने ही मकान पर एक पाठशाला नहीं खुलवाई जा सकती? मैं सब खर्च संभाल लूंगी। अन्नपूर्णा हंसी और बोली, अभी से मन बदल गया? बल्कि तू भी जाकर पाठशाला में बैठी रहे। शर्माकर बिंदु हंस पड़ी। मन नहीं बदला जीजी, लेकिन आंखों के सामने और आंखों से दूर रहना 2 बातें हैं। पाठशाला के बच्चे बहुत बदमाश और शरारती हैं, इसे छोटा समझकर कहीं मारे पीटे तब। अन्नपूर्णा बोली, लड़के तो मारपीट करते ही हैं, फिर सभी लड़के तो एक जैसे ही हैं बहू। अगर उनके माँ बाप यही सोचकर भेज सकते हैं तो तू क्यों नहीं भेज सकती? दूसरों से अपने लल्ला की तुलना बिंदु कभी नहीं सह पाती। वह मन ही मन असंतुष्ट होकर बोली, तुम्हारी भी खूब बात होती है जीजी, मान लो कोई इसकी आंख में कलम ही खोज दे तब। अन्नपूर्णा समझ गई और बोली, तो डॉक्टर को दिखा देना। लेकिन मैं सच कहती हूँ कि हफ्ते भर सोचने के बाद भी आंख में कलम खोजने की बात कभी मेरे दिमाग में ना आती। इतने लड़के पढ़ते हैं, आज तक तो कभी नहीं सुनी ऐसी घटना। नहीं सुनो तो क्या ऐसा ही नहीं हो सकता? भविष्य की कोई बात नहीं जानता है क्या? अच्छी बात है, एक बार कहकर देखो, बाद में तो जो होगा देखा ही जाएगा। मैं जानती हूँ कि तूने जब ठान लिया है तो पूरा किए बिना तो छोड़ेगी नहीं, लेकिन मैं ऐसी उल्टी बात नहीं कह सकती। मैं क्या, तू अपने सेठ जी से बोलती नहीं, तू ही खुद कह लेना। बस बिंदु को गुस्सा आ गया। बोली, कहना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने लल्ला को रोज इतनी दूर थोड़े ही भेज सकती हूँ। इससे चाहे किसी को बुरा लगे या भला, वह पढ़ सके या नहीं। और क्यों नहीं कदम, तुझसे सीधा दे आने को कहा था ना, मुँह बाए क्या खड़ी है? बिंदु का क्रोध देखकर अन्नपूर्णा ने कहा, सीधा दे रही हूँ अभी। छोटी बहू इतनी उतावली मत हो। क्या तेरा लल्ला भी कभी बड़ा ना होगा? क्या तू सदा उसे आंचल में ही छिपाए रखेगी? अभी यह भी सोच। छोटी बहू अपनी ही बात में चिंतित थी। बोली, कदम जाकर सीधा दिया और पंडित जी के पाँव की धूल जरा लल्ला के माथे पर लगाकर उसे अपने साथ ही ले आना, और शाम को जरा पंडित जी को बुला आना। जो नहीं समझे उसे समझाया भी नहीं जा सकता। मैं तो सोचती हूँ कि छोटा है, कहीं कोई मारपीट ना दे। ऊपर से कहती हूँ कि मैं सदा आंचल में छिपाए रहूंगी। मैं कोई सलाह लेने तो नहीं आई ना। कहकर जवाब दिए बिना ही दंदनाती हुई वहां से चली गई। तंग अन्नपूर्णा जहां की तहां खड़ी हो गई। कदम ने कहा, बहू जी खड़ी क्यों? कहीं फिर न वह पलट पड़े। जब उसने मन में कुछ ठान लिया तब विधाता भी आ जाए तो उसे नहीं बदलेगी। उसी दिन की बात है। शाम के बाद बड़े बाबू अफीम का नशा करके बिस्तर पर लेटे हुक्का पी रहे थे कि अचानक दरवाजे की सांकल बज उठी। यादव चौंक कर पड़े। पूछा, कौन है? अन्नपूर्णा कमरे में आ गई। बोली, छोटी बहू कुछ कहना चाहती है, सुन लो। छोटी बहू से जैसे यादव बहुत डरते हैं। छोटी बहू खुद तो ना बोली, पर उसकी तरफ से अन्नपूर्णा ने कहा, उसके लल्ला की आंखों में कहीं लड़के कलम न खोज दें, इससे घर में पाठशाला खुलवानी होगी। हुक्के की नली हटाकर यादव ने चौंक कर पूछा, देखो तो किसने आंख में मार दिया? अन्नपूर्णा ने फिर नली उन्हें पकड़ा दी और हंसकर कहा, अभी किसी ने मारा नहीं, कहीं मार ना दे इसी बात पर। ओह, अब समझा। किवाड़ के पीछे ओट में खड़ी बिंदु जल भून रही थी।
उड़कर बोली, जी जी, तब तो तुमने कहा था कि ऐसी उल्टी बात मुंह से निकाल नहीं सकती, अब क्यों कह रही हो? अन्नपूर्णा खुद समझती थी कि उसने गलत तरीके से कहा और शायद परिणाम भी ठीक ना निकले। वह अपनी कुड़न से पति पर नाराज हो गई। बोली, अफीम के नशे में आंखें बंद हो जाती है, क्या कान भी बंद हो जाते हैं? मैंने कहा क्या और सुना? तुमने सुना क्या? कहाँ है देखूं? मैंने क्या तुमसे यह कहा था कि लल्ला की आंख ही फोड़ दी है? मेरी तो हर तरह से आफत है। यह सुनकर यादव की सिनक जैसे हवा गई। घबरा कर पूछा, क्यों, क्या बात है भाई? अन्नपूर्णा ने गुस्से से कहा, सब अच्छा ही हुआ, ऐसे आदमी से क्या बात की जाए, मेरी ही किस्मत का दोष है, कहकर वह चली गई वहां से। यादव ने पूछा, बहू रानी जरा खुलकर तो पंडित जी आए थे, वे कहते हैं कि अगर उन्हें 10 रुपए महीने मिले तो वे वहां से अपनी पाठशाला उठा लाएंगे। मैं कहती थी कि मेरे सूद के जमा हुए रुपए में से सब खर्चा किया जाए। यादव बोले, तब ठीक है, मैं कल ही प्रबंध करूंगा। गंगाराम अगर यहीं पाठशाला लावे तो ठीक रहेगा। जेठ जी की बातों से बिंदु का क्रोध शांत। उसके सामने हाथ मटकाकर कदम कुछ भाषण कर रही है। बिंदु को देखते ही बोली, अरे मायरे। बिंदु समझ गई कि उसी का गिला हो रहा था। सामने आकर वह बोली, अरे कहो ना, रुक क्यों गई? डर के मारे जैसे कदम की जीभ लटपटा गई। वह बोली, नहीं बहू, यह समझो कि बड़ी जीजी ने कहा था सो मैंने कहा। क्या नाम से की सब जानती। चल चल भाई, तू जाकर अपना काम देख। कदम तो जान छुड़ाकर भागी। तब बिंदु ने अन्नपूर्णा को लक्ष्य करके व्यंग किया, मालकिन के सलाहकार भी खूब हैं, जेठ जी से कहकर इनकी तनख्वाह की तरक्की करा देनी चाहिए। बिंदु प्रसन्न रहती है तो अन्नपूर्णा को जीजी कहती है और नाराज होने पर मालकिन। अन्नपूर्णा भी कुड़ गई। बोली, जा जा कह दे, तेरे जेठ जी मेरा सिर कटवा देंगे ना। अरे तेरे जेठ जी भी कम नहीं है, देखते ही शुरू हो जाएंगे। क्या है बहू रानी, ठीक कहती हो, ठीक ही बात है। मैंने तो तेरी जैसी तकदीर वाली कभी नहीं देखी। क्या भाग्य है, छोटी होकर घर पर राज करती है। अन्नपूर्णा की बात पर बिंदु को हंसी आ गई। बोली, लेकिन तुम कहाँ डरती हो? तेरी रनचंडी की मूर्ति देखकर किसकी छाती का खून पानी ना हो जाए। पर इतना गुस्सेल मिजाज अच्छा नहीं बहू। और अब तो कोई बच्ची तो नहीं, अगर बच्चे होते तो 4-5 की माँ होती। लेकिन भला तेरा क्या दोष? दोष तो उस बूढ़े का है जो तुम्हें लाड़ प्यार करके बिगाड़ दिया है। तकदीर लेकर तो जरूर पैदा हुई हूँ जीजी, धन दौलत लाड़ प्यार तो बहुतों को मिलता है, इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन देवता सा जेठ पाकर कई कई जन्म की तपस्या का फल है। मेरे भाग्य से डाह मत करो जीजी, मगर उनके लाड़ ने मेरा सिर नहीं फिराया, तुम्हारे लाड़ ने मेरा सिर फिराया, समझी? क्या बात करती हो, मेरा शासन बहुत कड़ा है, पर क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, कोई बात ही नहीं मानता। नौकर चाकर भी मेरे मुंह पर आकर लड़ते हैं, जैसे मैं ही दास दासी हूं और वे मालिक, और मैं ही हूं जो इतना सहती हूं अन्यथा। अन्नपूर्णा की परेशानी से बिंदु खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, जी जी, तुम सच चुकी हो, सच चुकी। इस युग में क्यों पैदा हुई, और मुझसे तो कोई भी नहीं लड़ता झगड़ता। कहती हुई वह घुटने टेककर सामने ही बैठ गई और जीजी के गले में दोनों बाहें डालकर बोली, जीजी कोई कहानी कहो। अन्नपूर्णा को सचमुच गुस्सा आ गया। चल हट यहाँ से। इतने में भागती हुई कदम आई। बोली, अमूल्य ने सरौते से हाथ काट लिया है, रोता है। बिंदु चीख उठी, सिरौता? सिरौता कहाँ से मिला उसको? तुम सब क्या मर गई थी? मैं तो कमरे में बिछौना कर रही थी, पता नहीं कब बड़ी बहू के कमरे में जाकर। बिंदु भाग कर गई और थोड़ी देर बाद लल्ला की उंगली पर गीला लत्ता बांधकर गोदी में लेकर आई तो बोली, जीजी, जीजी जाने कब से तुमसे कह रही हूँ कि बाल बच्चों का घर ठहरा, सरौता चाकू जरा ठीक से ऊपर रखा करो। पर अन्नपूर्णा अभी भी गुस्सा थी। बेसिर पैर की बात मत कर बहू, लल्ला के डर से अब पहले से ही सब क्या लोहे के संदूक में रखा करूं? हाँ तो ठीक है ना, कल से मैं उसे रस्सी से बांध कर रखूंगी, वह फिर कमरे में ना घुसे। बिंदु ने कहा और चली गई। सुना कदम, तूने इसकी जबरदस्ती तो देख। अन्नपूर्णा बोली। कदम कुछ कहना चाहती थी पर मुंह खुला ही रह गया। बिंदु लौट आई थी, आकर बोली, आकर फिर हमारी बात में किसी नौकर को तुमने पंच बनाया तो कह देती हूँ लल्ला को लेकर मायके चली जाऊंगी। अरे ताव क्या दिखाती है, चली जाना, पर समझ ले कि सिर पटकेगी, फिर भी बुलाऊंगी नहीं। अन्नपूर्णा ने भी कहा। तो मैं भी नहीं आना चाहती, कहती हुई बिंदु चली गई। 2 घंटे बाद पांव पटकती अन्नपूर्णा बिंदु के कमरे में गई। एक कोने में एक छोटी सी टेबल पर कागज पत्तर फैलाकर माधव चंद्र बैठा था और अपने लल्ला को लिए पलंग पर लेटी बिंदु कहानी सुना रही थी। अन्नपूर्णा ने कहा, चलो खा लो, मुझे भूख नहीं है। बिंदु बोली। लल्ला भी बिंदु से लिपट कर बोला, तुम जाओ, छोटी माँ नहीं खाएगी।
अन्नपूर्णा ने डांट दिया, तू चुप रह, तू ही तो सारे झगड़े की जड़ है ना। खूब दुलार से बिगाड़ दे छोटी बहू, बाद में समझ आवेगा, तब याद करेगी, रोएगी कि जीजी ने कहा था। बिंदु ने धीरे से लल्ला को सिखा दिया। वह चिल्ला पड़ा, तुम जाओ ना, अभी रानी की कहानी सुना रही है छोटी माँ। अन्नपूर्णा ने डांटा, छोटी बहू अगर अपना भला चाहती हो तो उठा, नहीं तो कह देती हूँ कल ही तुम दोनों को मैं विदा कर दूंगी। कहकर वह चली गई। माधव ने पूछा, आज फिर क्या हो गया? बिंदु, जीजी के नाराज होने पर जो होता है, मेरा तो सिर्फ इतना कसूर था कि बाल बच्चों का घर है, जरा सरौता चाकू संभाल कर रखा करो, इसी पर इतना तूफान उठा है। अच्छा तो जाओ, और अब ज्यादा गड़बड़ मत करो, क्योंकि कहीं भाभी के गुस्से से भैया न जाग जाए। जाने क्या सोचकर बिंदु उठी और लल्ला को गोद में लेकर हंसती हुई रसोई घर की ओर चली गई। जिस तरह एक ही माँ के दो बच्चे अपनी माँ के आश्रय में बढ़ते हैं, उसी तरह दोनों माताओं ने एक ही संतान के आश्रय में 6 साल बिता दिए। अब अमूल्य बड़ा हो गया था, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। घर पर भी मास्टर लगे हैं। आज रविवार है, स्कूल बंद है। मास्टर पढ़ाकर जा चुके हैं। अमूल्य बाहर निकला। अन्नपूर्णा ने पूछा, छोटी बहू बताओ क्या करो? बिंदु अपने कमरे भर में तमाम अलमारी के कपड़े बिछाए अमूल्य के कपड़े ठीक कर रही थी। आज वह अपने चाचा के साथ किसी बड़े अमीर मुवक्किल के यहाँ दावत खाने जाएगा। बिंदु ने ऊपर देखे बिना ही पूछा, क्या बताऊं जीजी? अन्नपूर्णा जरा अप्रसन्न थी और इतने रंग बिरंगे कपड़े फैले देखकर जैसे ठगी सी रह गई। फिर बोली, ये सभी क्या लल्ला के कपड़े हैं? बिंदु ने कहा, हाँ। अन्नपूर्णा बोली, तू इस पर कितने रुपए बहाती है? तुम्हारे एक एक कपड़े को गरीब के घर के लड़के साल भर पहने। बिंदु को बुरा लगा, फिर भी संभाल कर बोली, हो सकता है गरीब और अमीर में इतना तो फर्क रहेगा ही, इसके लिए यहाँ तक सोचोगी जीजू? जो कहने आई थी तुम वही कहो। देखो ना, अभी हमें फुर्सत नहीं है। तो तुझे अगर फुर्सत रहती है? कहकर वह चली गई। भैरू लल्ला को खोजने गया था, 1 घंटे बाद लौटा। कहाँ था अभी तक? बिंदु ने पूछा। अमूल्य कुछ ना बोला। इस मोहल्ले की किसानों के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था ना। इस खेल से जाने की बिंदु बहुत डरती है, इसी से इस खेल के लिए उसकी इजाजत ना थी। डांट कर बोली, गुल्ली डंडा खेलने के लिए तुझे मना किया था ना? अमूल्य डर से घबरा रहा था। बोला, उन्होंने मुझे जबरदस्ती। क्या कहा? जबरदस्ती? अच्छा अभी तो जा, फिर बताऊंगी। कहकर वह उसे कपड़े पहनाने लगी। 2 महीने वे अमूल्य का जनेऊ हुआ था। उसने अपने घुटे सिर पर टोपी लगाने से इनकार कर दिया, पर बिंदु कहाँ मानने वाली थी, पहना ही दिया। और जरी का काम वाली टोपी पहनकर वह रो पड़ा। तभी कमरे में आकर माधव ने कहा, और कितनी देरी है? पर नजर पड़ते ही बोला, वाह यह तो मथुरा का बालकृष्ण बन गया। बिंदु नाराज होकर बोली, एक तो वह यूं ही रो रहा है, ऊपर से तुम भी। अमूल्य ने टोपी फेंक दी और जाकर पलंग पर लेट गया। माधव बोले, लल्ला रो मत, चल, लोग मुझे भी तो पागल कहेंगे ना। एक दिन और भी ऐसी ही बात हुई थी। उस दिन बिंदु बहुत नाराज थी और आज भी वही हुआ तो चिल्ला पड़ी, मेरे सभी काम ऐसे ही होते हैं ना। कहती हुई गुस्से में उठी और पंखे की डंडी 4-5 लल्ला को जमा दी। फिर कीमती मखमली कपड़े फेंकने लगी। डर कर माधव चले गए। उन्होंने जाकर भाभी को सब बताया। सिर पर भूत चढ़ा है भाभी, जाकर देखो ना। अन्नपूर्णा ने जाकर देखा, लल्ला डर से कांपता खड़ा था और कीमती कपड़े उतारकर बिंदु मामूली कपड़े पहना रही थी। अन्नपूर्णा बोली, अच्छा तो लगता था बहू, कपड़े क्यों उतार रही हो? बिंदु ने लल्ला को छोड़ दिया और गले में साड़ी का पल्ला डालकर हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ बड़ी मालकिन, जरा थोड़ी देर को चली जाओ। सबों की सलाह से तो उसकी जान ही निकल जाएगी। अन्नपूर्णा अवाक रह गई। बिंदु अमूल्य का कान पकड़कर एक और ले गई और बोली, तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारी सजा भी है। अब दिन भर इसी कमरे में बंद रहो। जीजी बाहर जाओ, मैं दरवाजा बंद करूंगी। बाहर आकर उसने सांकल चढ़ा दी। दोपहर को 1 बज गया तो अन्नपूर्णा से नहीं रहा गया। बोली, बहू क्या सचमुच लल्ला को भूखा ही रखोगी? क्या घर का उपवास रहेगा? बिंदु ने धीमे से कहा, जो घर भर की मर्जी हो। कैसी बात कहती हो बहू, घर में एक तो लड़का है, वह भी भूखा रहेगा। मेरी अपनी चाहे छोड़ भी दो, नौकर चाकर भी तो भूखे रह जाएंगे, जरा सोचो तो। मैं कुछ नहीं जानती। जब अन्नपूर्णा समझ गई कि बेकार बात करना है, अंत में धीरे से बोली, अच्छा तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बहन की एक बात तो मान लो, आज उसे माफ कर दो, क्योंकि चिंता से कहीं उसकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। धूप की तेजी देखकर बिंदु को शांत व नीरस होना पड़ा। कदम को बुलाकर कहा, जाओ उसे ले आओ। लेकिन देखो जीजी, मैं आज फिर कह देती कि आइंदा कोई मेरी बातों में ना बोले, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उस दिन इसके आगे झंझट नहीं बढ़ी। छोटे भाई की वकालत जब चल निकली,
तो यादव ने नौकरी छोड़कर जमीन जायदाद की देखभाल में ही समय काटना प्रारंभ किया। छोटी बहू के यहाँ से प्राप्त 10,000 रुपयों को ब्याज पर चढ़ाकर उन्होंने करीब करीब दुना बना लिया था। उन्हीं में से कुछ रुपया अलग करके और माधव की आमदनी के सहारे और माधव के वकालत से बढ़ती हुई आमदनी के सहारे पर थोड़ी दूर पर एक जमीन लेकर बड़ा और पक्का मकान बनवाने का प्रबंध किया। 10 दिन हुए मकान तैयार हुआ था। निश्चय हुआ कि दुर्गा पूजा के बाद कोई अच्छी सी तिथि विचार कर फिर सभी वहां रहने चले जाएंगे। इसी प्रसंग में यादव ने एक दिन खाना खाते समय छोटी बहू से कहा, बहू रानी, तुम्हारा तो मकान बन गया, अब किसी दिन चलकर उसे देख लो ताकि कोई कसर ना रह जाए। ऐसी बातें सुनने की बिंदु को आदत पड़ गई थी। वह चाहे जितना भी काम में रहती, जब जेठ जी के खाने का समय होता तो सब काम छोड़कर वह आकर कमरे की ओट से बैठ जाती। अपने जेठ जी को देवता मानकर वह वैसी ही भक्ति भी करती थी। वह बोली, नहीं, कोई कसर कैसे रह सकती है। हंसकर यादव बोले, बिना देखे ही कह दिया। अच्छा, तो पर एक बात है, मेरी राय है, अपने जितने भी नाते रिश्तेदार स्वजन जहां भी हैं उन्हें बुलाकर एक शुभ मुहूर्त में वहां चले और ग्रह देवता की पूजा भी हो। बिंदु ने कहा, तो मैं जीजी से कहूंगी, वे जो कहेंगी वही होगा। यादव बोले, लेकिन हमारे घर की लक्ष्मी तो तुम ही हो, तुम जो चाहोगी वही होगा। अन्नपूर्णा भी पास ही थी। हंसकर बोली, ठीक कहते हो, लेकिन अगर तुम्हारी लक्ष्मी बहू थोड़ा सा शांत होती तो। यादव बीच में ही बोल पड़े, शांत शांत होने की क्या बात चलाई? बहू रानी तो साक्षात जगदम्बा है, वर भी देती है और जरूरत पड़ने पर जंग भी उठाना नहीं भूलती। यदि मैं भी चाहता हूँ, देखो ना, बहू रानी के आने के बाद से हमारे घर में कोई कभी कष्ट नहीं हुआ। अन्नपूर्णा ने कहा, बात तो ठीक ही कहते हो, इसके आने के पहले के दिनों को याद करके भी डर लगता है। बिंदु ने लजाकर इस बात को दबाया, बोली, आप सबको न्योता भेजिए, मकान काफी बड़ा भी है, किसी को दिक्कत ना होगी, चाहे जो भी हो, काफी दिन भी वे लोग रहें। यादव ने कहा, तो मैं कल ही बुलवाने का इंतजाम करता हूँ। एक फुफेरी बहन है एलोकेशी, आज उसकी दशा कुछ अच्छी नहीं है। यादव से जब भी जो बन पड़ता उसकी आर्थिक सहायता करते थे। इधर उसके जो भी पत्र आते थे उसमें वह सदा ही अपने लड़के नरेंद्र को यही यादव के यहाँ रखकर पढ़ाने लिखाने की इच्छा जाहिर करती थी। सो अचानक वह एक दिन अपने लड़के के साथ आ धमकी। उसके पति प्रियनाथ कहाँ क्या काम करते हैं किसी को नहीं मालूम था, और वे भी 4-5 दिन के बाद आ धमके। उस समय नरेंद्र की उम्र 16 के लगभग थी। चौड़े किनारे की धोती घुमाकर बांधता था। दिन भर में 8-10 बार वह अपने बाल संभालता। भारी भारी जुल्फे थी। शाम को रसोई घर के बाहर सभी इकट्ठे थे। एलोकेशी अपने सुपुत्र के असाधारण रूप और गुणों की तारीफ कर रही थी। बिंदु बीच में ही पूछ बैठी, तो नरेंद्र किस क्लास में पढ़ते हो? नरेंद्र बोला, 4th क्लास में। रॉयल रीडर, ग्रामर, ज्योग्राफी, अरिथमेटिक, डेसिमल जाने क्या क्या है। तुम यह सब नहीं जानोगी मामी। एलोकेशी इतने में ही गर्व से फूल गई और बिंदु की ओर देखकर बोली, अरे छोटी बहू, एक आधी तो बतावे भी, किताबों का तो पहाड़ है ना बेटा। कल बक्से में किताबें निकालकर अपनी मामियों को जरा दिखा तो देना बेटा। सिर हिलाकर दिया नरेंद्र ने। अच्छा, दिखा दूंगा। बिंदु ने फिर पूछा, पास होने का नतीजा कब तक आएगा? नरेंद्र की जगह एलोकेशी ही बोल उठी, अब क्या बताऊं भाभी, अब तक के एक क्या 4-4 क्लास पास कर लेता, लेकिन सत्यानाश हो उस कलमोहे मास्टर का, जो इसे जहर की आंखों से देखता है। उसी के कारण तो कुछ नहीं होता, वही तो दर्जा नहीं चढ़ने देता। एक ही क्लास में बरस के बरस डाले रहता है। बिंदु ने ताज्जुब से कहा, ऐसा कैसे होता है? एलोकेशी बोली, यही होता है, सरासर होता है। सभी मास्टर लोग घूस जाते हैं, मैं तो गरीब ठहरा, भला कहाँ से घूस दूँ तुम ही बताओ। बिंदु चुप रह गई। अन्नपूर्णा ने दुखी होकर कहा, ऐसा मत कहो, किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह ठीक नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। मेरा लल्ला तो हर साल इनाम में अच्छी अच्छी किताबें पाता रहता है, घूस घूस तो कभी देनी ही नहीं पड़ती। तभी कहीं से आकर अमूल्य बिंदु की गोद में आकर बैठ गया और धीरे से बिंदु के गले में हाथ डालकर कान में कहा, छोटी माँ, कल इतवार है, आज मास्टर जी को चले जाने को कहो ना। हंसकर बिंदु बोली, भला इस लड़के को तो देखो, बस इसे कहानी सुनने को मिल जाए, फिर कुछ याद ही नहीं रहता। अरे कदम, मास्टर जी से कह देना कि लल्ला आज नहीं पढ़ेगा। नरेंद्र ने ताज्जुब के साथ कहा, अरे यह क्या मूल्य, इतना बड़ा हो गया और अभी तक औरतों की गोद में बैठता है। बिंदु ने हंसकर कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक रात में। व्याकुल होकर अमूल्य ने बीच में ही
हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, यह मत बताना छोटी माँ, मत बताना। बिंदु तो नहीं बोली, पर अन्नपूर्णा ने कह दिया, अभी भी रात को अपनी छोटी माँ के साथ सोता है। बिंदु बोली, नहीं नहीं जीजी, सारी रात चमगादड़ की तरह चिपका भी रहता है। शर्म से अमूल्य ने बिंदु की गोद में मुंह छिपा लिया। नरेंद्र ने कहा, तो कैसा है चीची, क्या तू अंग्रेजी पढ़ता है? हाँ, स्कूल में अंग्रेजी तो पढ़ता है, अन्नपूर्णा बोली। नरेंद्र बोला, तो इंजन की स्पेलिंग बताओ तो जानू। एलोकेशी बोल उठी, अरे अभी बच्चा है ना, कैसे बताएगा। अन्नपूर्णा, अरे बता दे लल्ला, बता देना। लेकिन बहुत कहने पर भी अमूल्य ने सिर न उठाया। तो बिंदु ने कहा, तुम सबों ने मिलकर उसे शर्मा दिया, कैसे बतावे बेचारा। फिर बिंदु ने स्वाभिमान एलोकेशी की ओर देखकर कहा, मास्टर जी बता रहे थे कि इस बार इम्तिहान के बाद इसे 20 रुपये मिलेंगे इनाम में, फिर यह है भी 19 रुपये से चाचा की तरह घोड़ा खरीदेगा। इस बात पर जाने क्यों सभी हंस पड़े। एलोकेशी बोली, मेरा नरेंद्र तो सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बल्कि ड्रामा में भी ऐसा पाठ करता है कि बस देखने वाले ही जानते हैं। इस बार सीता बनकर तो कमाल ही किया था। बेटा दिखाना जरा, मामियों को दिखा तो दे। तत्काल ही नरेंद्र ने घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर नाक से बोलना शुरू कर दिया, हे प्राणेश्वर, कैसे कुषण में तुम्हारी दासी। बिंदु घबराकर चीख उठी, अरे चुप चुप ठहरो जी, ऊपर जेठ जी है ना। नरेंद्र चुप हो गया और इतना जब देख सुनकर ही अन्नपूर्णा के ताज्जुब का ठिकाना न रहा। बोली, जेठ जी है तो क्या हुआ, यह तो भगवान की कथा है ना। नाराजी के स्वर में बिंदु बोली, तो भगवान की कथा तुम ही सुनो, मैं तो जाती हूँ। नरेंद्र बोला, नहीं नहीं रहने दो, मैं सावित्री की बात सुनाता हूँ। बिंदु ने मना किया। तब कहीं अन्नपूर्णा को अंदाज लगा कि बात बहुत दूर तक चली गई है और आगे जाने से नुकसान हो सकता है। एलोकेशी कुछ समझ ना सकी, बोली, अच्छा जाने दो, जब कभी घर में मर्द ना रहेंगे तब हो जाएगा। और यही नहीं, गाना बजाना भी सब सीखा है। दमयंती का रोते हुए जो गीत इसने गाया था, अरे बेटा कभी सुनाना मामी को, फिर तो तेरा कभी पीछा ही ना छोड़ेगी। नरेंद्र उत्साहित होकर बोला, क्या अभी गाऊं? अन्नपूर्णा ने फौरन ही कहा, नहीं नहीं अभी रहने दो। नरेंद्र ने कहा, अच्छा तो वह गाना मैं अमूल्य को सिखा दूंगा, मैं तबला भी जानता हूँ। त्रिटिक ताल बजाना तो मामी बड़ा कठिन है। अच्छा तो जरा वह पीतल का बर्तन तो उठाना, अभी नमूना ही दिखा दो। बिंदु ने लल्ला को इशारा किया, चल लल्ला भीतर जाकर पड़े। लल्ला बड़े प्रेम से नरेंद्र को सुन रहा था, वह जाना नहीं चाहता था। बिंदु समझ गई, बिना कुछ बोले ही उसे अपने साथ ही कमरे में लिवा ले गई। अन्नपूर्णा सब समझ रही थी। वह जानती थी कि बिंदु शायद नरेंद्र का रहना भी पसंद ना करे, क्योंकि लल्ला इसकी संगत में पड़कर बिगड़ जाएगा। उसने नरेंद्र से कहा, बेटा नरेंद्र, देखो तुम अपनी छोटी मामी के सामने फिर कभी यह ड्रामा व्रामा मत दिखाना, वह नाराज हो जाती है, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। एलोकेशी ने कहा, ओह इसी से उठकर चली गई है। अन्नपूर्णा बोली, अरे बेटा नरेंद्र, देख तू खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना, ताकि तू अपनी माँ का दुख दूर कर सके। अरे लल्ला से बहुत हेल मेल भी मत रखना, वह तुझसे बहुत छोटा है ना। एलोकेशी को यह बुरा लगा, कुड़कर बोली, ठीक है, गरीब का लड़का है ना, गरीबों की तरह ही से रहना भी चाहिए। और भाभी, जब तुमने बात छेड़ी दी है तो कह ही दूं, अगर अमूल्य छोटा बच्चा है तो नरेंद्र ही कौन बूढ़ा है, 1 आध साल की बड़ाई नहीं गिनी जाती। क्या इसने कभी बड़े घर के अमीर लड़के नहीं देखे जो यहीं आकर देख रहा है? इसके ड्रामा में तो जाने कितने राजा महाराजा के लड़के भी आते हैं। अन्नपूर्णा डर गई, बोली, नहीं बीबी जी, सो नहीं कहती, मैं तो कह रही थी कि। अरे कैसे कहोगी भाभी, हम लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं कि इतनी भी बात ना समझ सकें। अरे भैया ने कहा था, इसलिए नरेंद्र को पढ़ाने के लिए लाई ही हूँ, नहीं क्या हमारे दिन कट ही रहे थे ना। भगवान की कसम बीबी जी, मेरा गलत अर्थ मत लगाओ, और मैं तो कह रही थी कि ऐसा करें कि माँ का दुख कम हो। ऐसा ही सही। जा रे नरेंद्र, बाहर जाकर बैठ और बड़े लोगों से मत मिलना जुलना। यह कहकर एलोकेशी ने खुद नरेंद्र को उठाया और चल दी। आंधी की तरह अन्नपूर्णा भागकर बिंदु के कमरे गई, फिर रोकर कहने लगी, क्यों री, क्या सभी नाते रिश्तेदारों को छोड़ देगी? बता तो आखिर वहाँ से क्यों उठ कर आई तू? रिश्तेदारी क्यों छोड़ो, तुम सबों को लेकर आराम से घर में रहना, मैं लल्ला को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, यही चाहती हो ना। कल चली जाओगी? जरा सुनो तो, जाते समय बता दूंगी, चिंता मत करो, मैं सब जानती हूँ। तू तो वही करेगी जिसमें 4 आदमियों में मुंह ना दिखा सकूं। कहकर अन्नपूर्णा बाहर आई। इतने में माधव आ गया। उसे देखते ही तड़प उठी, नहीं लल्ला जी, अब तुम लोग कहीं और जाकर रहो, नहीं तो बहू को भेज दो, अब मुझसे नहीं पटेगी, समझ लो। कहती हुई वह चली गई। घबराकर माधव ने पत्नी से कहा, क्या हो गया? अरे मैं क्या जानूं, उन्हीं से पूछो, अब तो हमें जाने की ही तैयारी करनी है। माधव कुछ ना बोला, टेबल पर से अखबार लेकर बाहर वाले कमरे में चला गया।
एलोकेशी देखने में जितनी भोली लगती थी इतनी वह थी नहीं। उसने जब देखा कि निसंतान बिंदु के पास बहुत रुपया है तो वह उसी की ओर झुक गई और रोज रात को अपने पति को फटकारने लगी। तुम्हारे कारण ही मेरा सर्वनाश हुआ। तुम्हारे पास पड़ी न रहकर अगर मैं पहले ही यहाँ आ जाती तो आज रानी होती। भला मेरे हीरे जैसे लाल को छोड़कर छोटी बहू उस काले कलूटे लड़के। फिर लंबी सांस खींचकर कहती, पर गरीबों को भगवान देखता है, और फिर सो जाती। प्रियनाथ भी इसे अपनी ही बेवकूफ़ी समझकर सोच विचार करते करते सो जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। छोटी बहू की और एलोकेशी का प्रेम नदी की बाढ़ की तरह बढ़ रहा था। एक दिन दोपहर को एलोकेशी ने कहा, तुम्हारे बाल कैसे काले बादल की तरह हैं बहू, लेकिन जूड़ा क्यों नहीं बांधती? आज जमींदार के घर की औरतें आवेंगी ना, लाओ जूड़ा तो बांध दूं। नहीं बीबी जी, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। लड़का बड़ा हो गया है ना, देखेगा। बीबी जी सुनकर दंग रह गई। बोली, यह क्या कहती हो बहू? लड़का बड़ा हो गया तो क्या हुआ? बेटी बहू जूड़ा ना बांधे? दुश्मनों के मुंह में आग। मेरा नरेंद्र तो उससे भी 6 महीना बड़ा है, तो क्या मैं बाल बांध नहीं छोड़ दूं? नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं। नरेंद्र बराबर देखता आ रहा है ना, उसकी बात और है। लेकिन आज लल्ला मुझे जूड़ा बांधे देखे तो उसे नई बात लगेगी। पता नहीं चिल्लाने ही लगे, फिर बड़े शर्म की बात होगी। छी छी छी। तभी अचानक अन्नपूर्णा उधर आ गई। बिंदु को देखकर ठिठक गई और बोली, तेरी आंखें कैसी हो रही है बहू? जरा देह तो देखो। रोज रोज देख क्या देखोगी जीजी? मैं कोई बच्ची हूँ क्या कि मुझे तबीयत खराब होना भी समझ में ना आएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तू बच्ची नहीं है री, तू तो बूढ़ी हो गई है। पर जरा देखूं तो, भादो कुंवर के दिन है, यह मौसम ठीक नहीं। बिंदु बोली, कहती हूँ ना जीजी की कुछ नहीं हुआ। तो तुम जानना, छिपाना मत, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कहते हुए अन्नपूर्णा चली गई। तब एलोकेशी ने कहा, बड़ी बहू को गुस्सा न आती है क्या कभी कभी? क्यों? बिंदु को यह प्रश्न अच्छा न लगा। तनिक रुक कर बोली, भगवान करे ऐसी सनक सबको आवे। एलोकेशी समझ गई, चुप रह गई। तभी अन्नपूर्णा फिर उधर से लौटी। बिंदु ने पुकार कर कहा, अरे जीजी सुनो सुनो, क्या जुड़ा बंधवाओगी? अन्नपूर्णा सुनकर सन रह गई। सब कुछ वह समझकर फिर एलोकेशी से बोली, मैंने तो बता दिया ना बीबी जी कि इससे कहना सुनना बेकार है। बाल है सो बांधेगी नहीं, कपड़े गहने हैं सो भी पहनेगी नहीं, इतना रूप पाया है तो कभी संवारेगी भी नहीं। यह तो दुनिया से न्यारी है। लड़का भी वैसा ही है। उस दिन कह रहा था कि कपड़े पहनने से क्या होता है, छोटी माँ के पास तो इतने सारे हैं, पर कहाँ वे पहनती हैं। जरा अभिमान से सिर उठाकर बिंदु ने कहा, जीजी बात यह नहीं है। अगर लड़के को 10-20 में एक या बड़ा बनाना है तो माँ को तो दुनिया से न्यारी बनना ही पड़ेगा। जीजी अगर भगवान ने जिंदा रखा तो देख लेना तुम, दुनिया भर के लोग हाथ उठाकर कहेंगे कि यह अमूल्य की माँ है। कहते कहते जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। अन्नपूर्णा ने प्यार से कहा, तभी तो मेरे लल्ला के बारे में हम कभी कुछ नहीं कहते। भगवान को तेरी बात पूरी हो, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं सोचती। बिंदु ने आंखें पहुंचकर कहा, लेकिन जीजी मैं तो सिर्फ इसी एक आशा पर ही जी रही हूँ। कहते हुए उसकी सारे देह में रोंगटे खड़े हो गए। बहुत लज्जित होकर उसने कहा, लेकिन जीजी अगर मेरी इस आशा पर कभी चोट लगेगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। अन्नपूर्णा हतप्रभ हो गई। ऐसा नहीं कि वह अपनी देवरानी को जानती ना हो, उसके मन को ना जानती हो, पर उसकी आशा की उग्र प्रतिछाया उसने कभी इतनी साफ न देखी थी। आज उसे लगा कि क्या बिंदु अमूल्य के लिए सदा इतनी सतर्क रहती है। अपने पुत्र के लिए इस प्रेम को देखकर उसकी माँ का दिल भर आया और अपने आंसू छिपाने को उसने मुंह घुमा लिया। एलोकेशी बोली, जाने दो छोटी बहू, लाओ आज तुम्हारे ही। बिंदु बात काट कर बोली, हाँ हाँ आज जीजी को जुड़ा कर दो, इस घर में आज तक नहीं देखा कि। कहती हुई उठकर हंसती हुई चली गई। 5-6 दिन के बाद की बात है। सवेरे के समय इस घराने का पुराना नाई यादव बाबू की हजामत बनाकर नीचे आ रहा था कि अमूल्य आकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, कैलाश भैया क्या तुम मेरे बाल भी नरेंद्र भैया की तरह बना सकते हो? कैसे बाल भैया जी? अमूल्य ने अपने बालों को दिखाकर कहा, देखो यहाँ 12 आना या 6 आना या 2 आना, और यहाँ गर्दन पर बिल्कुल बारीक। अरे वैसे तो मेरा बाप भी ना बना सकेगा। अरे यह कौन कठिन है, बस यहाँ 12 आना या 6 आना। लेकिन छोटी माँ जी की आज्ञा के बिना मैं कैसे छाड़ दूँ? अच्छा रुको मैं पूछाता हूँ। लेकिन नहीं, तुम अपनी छतरी मुझे दे दो, नहीं तो तुम चल दोगे। कहता हुआ वह नाई की छतरी लेकर भाग गया। फिर अपनी छोटी माँ के कमरे में आंधी की तरह घुसकर बोला, माँ जरा जल्दी से बाहर तो आना। बिंदु अभी अभी नहाकर पूजा करने बैठी थी। चिल्ला पड़ी, अरे देख छूना मत पूजा करती हूँ ना। पूजा बाद में करना, एक बार बाहर आकर हुक्म करके देकर चली जाना, नहीं तो मेरे बाल ठीक नहीं काटेगा। बिंदु को ताज्जुब हुआ। अमूल्य के साथ
बाल कटवाने के लिए सदा ही मारपीट करनी पड़ती थी, फिर आज वह अपनी इच्छा से ही क्यों छटवाना चाहता है। वह कुछ समझ ना पाई और बाहर निकल आई। और तभी नाई बोल उठा, बड़ा कठिन हुआ माँ जी, 12 आने, 6 आने, 3 आने, 2 आने, 1 आने के बाल छाटने होंगे। अमूल्य बोल पड़ा, तुम गड़बड़ मत करो, अभी मैं नरेंद्र भैया को ही बुला लाता हूँ, देख लो। कहकर वह उसे बुलाने चला। नरेंद्र घर पर नहीं था। निराश होकर अमूल्य ने कहा, वह तो नहीं है, पर माँ तुम ही समझा दो ना, यहाँ 12 आना, यहाँ बिल्कुल बारीक। बिंदु ने हंसकर चलना चाहा, लेकिन मुझे तो अभी पूजा करनी है ना, तुम बाद में पूजा करना, नहीं तो मैं तुम्हें छू दूंगा। विवश होकर बिंदु को रुकना पड़ा। नाई को भी बाल छाटने पड़े। बिंदु ने इशारा किया, उसने सब एक से बराबर छाट दिए। अमूल्य ने प्रसन्नता से सिर पर हाथ फेर कर कहा, अब सब ठीक है। अमूल्य तो कूदता उछलता चला गया। बगल में छतरी दबाकर नाई बोला, पर माँ जी, कल मेरा घर में घुसना संभव न होगा। इसके बाद बिंदु रसोई घर में दूध तैयार कर रही थी और मिश्रानी थाली परोस रही थी। पता लगा कि घर घर में घूम घूम कर लल्ला अपने चचा का बाल संवारने वाला ब्रश खोज रहा है। थोड़ी देर बाद आकर वह बिंदु की पीठ पर लगकर रोने लगा। बोला, माँ, उसने कुछ नहीं किया, सब खराब कर दिया, कल मैं उसे मार डालूंगा। बिंदु यह सब पहले से ही समझती थी। उसे हंसी आ गई और मिश्रानी थाली परोस रही थी कि पता लगा कि घर भर में घूम घूम कर लल्ला अपने चाचा का बाल संवारने वाला ब्रश खोज रहा था। बिंदु को यह सब पहले से ही जानती थी। उसे हंसी आ गई तो अमूल्य बहुत नाराज हो गया। चिल्ला पड़ा, क्या तुम अंधी हो, क्या आंखों से दिखाई नहीं देता? शोरगुल सुनकर अन्नपूर्णा भी भागी है। यह देख सुनकर क्या कहा, क्या हो गया, कल कह दूंगी, ठीक से बना देगा। अमूल्य नाराज हो गया। बोला, अब कैसे कल 12 आना हो सकेगा, यहाँ के तो सभी बाली काट दिए। अन्नपूर्णा ने सरलता से कहा, अरे तो 8-10 आना तो हो सकता है, क्या खाक होगा? क्या 8-10 आने का फैशन है? नरेंद्र भैया से पूछा था, यहाँ पूरे 12 आने ही चाहिए। उस दिन अमूल्य ने ठीक से खाया पिया भी नहीं। अन्नपूर्णा ने कहा, क्यों ली, तेरे लल्ला की जुल्फों रखने का शौक कब से हो गया? पहले तो बिंदु हंसी, फिर गंभीर होकर लंबी सांस खींचकर बोली, जीजी बात तो बहुत छोटी है, इसी से हंसी आती है, पर डर के मारे छाती भी सूख रही कि सभी बातें इस तरह बढ़ती हैं। अन्नपूर्णा सब समझ रही थी, उससे भी आगे बोला ना गया। फिर दुर्गा पूजा आ गई। उसी मोहल्ले में जमींदार के घर में काफ़ी आमोद प्रमोद का प्रबंध था। नरेंद्र तो जैसे 2 दिन पहले से ही उसमें डूबा था और सप्तमी की रात को आकर लल्ला छोटी माँ के पीछे हुए। बोला, छोटी माँ, मैं भी यात्रा देखने जाऊँगा। कब है यात्रा? नरेंद्र भैया कहते थे कि रात के 3 बजे के बाद शुरू होगी। तो क्या अभी से जाकर सारी रात उसमें रहेगा? ऐसा कैसे होगा? कब सवेरे अपने चाचा के साथ चले जाना। अमूल्य रोने लगा, नहीं माँ, भेज दो, चाचा पता नहीं जाएंगे या नहीं, और जाने कितनी देर में जाएं। अच्छा तो 3-4 बजे जब शुरू होगी तो नौकर के साथ भेज दूंगी, अभी तो सो जा। निराश व नाराज होकर अमूल्य दीवार की ओर घूमकर लेट गया। बिंदु ने उसे खींचा तो कड़ा बन पड़ा था। फिर शायद सभी सो गए। बाहर की घड़ी की आवाज़ से अमूल्य की नींद टूटी। कान उठाकर वह गिनने लगा, 1 2 3 4। हड़बड़ाकर वह उठ बैठा और जोर से बिंदु को जगाकर बोला, जल्दी उठो छोटी माँ, 4 बज गए। अमूल्य ने सुना बाहर की बड़ी घड़ी में बजता है ही जा रहे 5 6 7 8। अमूल्य रो पड़ा, इतना बज गया, अब क्या जाऊंगा? और 12 बजता ही जा रहा था। 9 10 11 12 बजाकर जैसे घड़ी रुक गई, तब अमूल्य को अपनी बेवकूफ़ी समझ में आई। वह चुप हो गया। कमरे में उधर माधव सोया था। हल्ला सुनकर जागे, पूछा, क्या हुआ रे लल्ला? लाज के मारे लल्ला कुछ नहीं बोला। बिंदु ने हंसकर कहा, आज जिस तरह इसने मुझे जगाया, घर में आग लगने पर भी कोई नहीं जागता। अमूल्य को ऐसे देखकर उसे दया आ रही थी। वह बोली, अच्छा चला जा, पर किसी से झगड़ना मत। फिर भैरव को बुलाकर लालटेन साथ लेकर जाने को कहा। और दूसरे दिन 10 बजे के बाद खुश होकर लल्ला यात्रा देखकर लौटा और आते ही चाचा को देखकर कहा, अरे वाह, तुमने गए? बिंदु ने पूछा, कैसा लगा? बहुत अच्छा छोटी माँ, चाचा शाम को बढ़िया नाच है, कलकत्ता से आएंगी 2-2 नाचने वाली। नरेंद्र भैया तो पहले ही देख चुका है, बताया था ना, बिल्कुल छोटी माँ की तरह, बहुत अच्छा नाचेंगी, बाबूजी से भी कह दिया है। ठीक है। माधव हंस पड़े। गुस्से से बिंदु का चेहरा लाल हो गया। बोली, आपने उस गुणी भांजे की बात सुनी? और लल्ला, अब तो वहाँ कतई मत जाना। बदमाश, क्या नरेंद्र ने बताया कि वह मेरी तरह है दोनों? हाँ, वह देख जा चुका है। अच्छा, आने दो उसे। कहाँ है नरेंद्र? माधव बोले, क्या पागल हुई है? चुप रहो ना, भैया ने सब सुन लिया है, अब हल्ला मत करो। बिंदु बात पी तो गई, पर भीतर उसके आग लगी थी। शाम होते ही आकर अमूल्य अन्नपूर्णा के पीछे पड़ गया। बोला, जीजी पूजा का नाच देखने जाऊंगा, जल्दी ही लौट आऊँगा। जाकर अपनी माँ से पूछ ले। नहीं जीजी, अभी ही लौट आऊँगा। तुम ही उनसे कह देना, माँ मैं जाऊँ। नहीं रे, ऐसे भी नाराज रहती है, उसी से पूछ।
धोती का पल्ला खींचकर अमूल्य रोने लगा। बोला, तुम छोटी माँ से मत कहना जीजी, मैं नरेंद्र भैया के साथ जाता हूँ, बस अभी वापस आ जाऊंगा। कहकर वह भाग खड़ा हुआ। घंटे भर बाद बिंदु ने लल्ला को खोजना शुरू किया। अन्नपूर्णा सुनकर भी चुप रही, लेकिन बाद में बोलना ही पड़ा। कहीं नाच हो रहा है ना, वहीं नरेंद्र के साथ गया, अभी लौट आएगा, घबरा मत। किसने जाने दिया, क्या तुमने? अन्नपूर्णा कुछ सच या झूठ न कह सकी, बोली, हाँ अभी अभी आ जाएगा। बिंदु का चेहरा काला हो गया। वह चली गई और वापस आकर जब लल्ला ने सुना कि छोटी माँ बुला रही है तो वह चुपचाप सीधे जाकर अपने बाप के बिस्तरे पर पड़ा रहा। तब दिए की रोशनी में चश्मा लगाए यादव भगवान का पाठ कर रहे थे। मुंह उठाकर पूछा, कौन है रे लल्ला? लल्ला चुप रहा। कदम ने आकर कहा, चलो छोटी माँ बुलाती है। अमूल्य अपने पिता से और सट गया। बाबूजी चलकर तुम ही पहुंचा दो ना, चलो ना। यादव को ताज्जुब हुआ। बोले, मैं क्यों पहुंचा दूं? बात क्या है? कदम ने सारा किस्सा सुना दिया। यादव समझ गए कि कलह के लिए काफी मसाला जुटा हुआ है। एक किया गया है, एक ने मना किया। अमूल्य को साथ लेकर यादव ने छोटी बहू के कमरे के बाहर जाकर पुकारा, बहू रानी इस बार माफ कर दो। कह रहा है अब ऐसा कभी नहीं होगा। उसी रात को खाना खाते समय बिंदु ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं तो लल्ला एकदम बिगड़ जाएगा। वह जाएगा, मैं अगर मना करती तो और बात थी, पर मैं तभी से यह सोच रही हूँ कि मना कर देने पर भी उसकी ऐसी हिम्मत कैसे पड़ी। फिर शरारत तो देखो, मेरे पास भी नहीं आया, तुमसे पूछा और घर आने पर जब जाना कि मैं बुला रही हूँ तो पहुँच गया जेठ जी के पास। आया भी तो उन्हें साथ लेकर। नहीं जीजी नहीं, अभी तक इसमें यह सब आदतें नहीं थी, और अब चाहे मुझे कलकत्ता में मकान किराए पर लेकर रहना पड़े, पर एक ही लड़का है, उसे बिगड़ने कैसे दूं? बिगड़ गया तो जिंदगी भर आंसू बहाना पड़ेगा। अन्नपूर्णा रुआंसी होकर बोली, जब तुम ही सब चली जाओगी तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? सो तुम जानो, मैं कह चुकी, क्योंकि यह नरेंद्र काफी खतरनाक लड़का है। बिंदु ने कहा, क्यों, नरेंद्र ने क्या किया? लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर ये दोनों सगे भाई होते तो क्या होता? तो आज ही उसके हाथ पांव बंधवाकर जल बिछुटी लगवाकर घर से निकलवा देती। और कुछ भी हो जीजी, तुम इन लोगों को छोड़ दो। अन्नपूर्णा को बुरा लगा। बोली, छोटी बहू, क्या छोड़ना या ना छोड़ना अपने हाथ में है। जो उन्हें यहाँ लाए हैं उनसे जाकर कह। मुझे क्यों कहती है? तो जेठ जी से यह सब कैसे कहूँ? जैसे सभी कहते हैं यह भी कह दो। खाने पर से हाथ रोककर बिंदु ने कहा, देखो जीजी, मुझे बच्ची मत समझो, मेरी भी 27-28 साल की उम्र है। इस घर की रिश्तेदारों की बात मैं कह रही हूँ। तुम्हारे रहते मैं यह सब भला जेठ जी से कैसे कह सकती हूँ? वे नाराज होंगे तो? तुमसे तो सिर्फ नाराज होंगे, पर अगर मैं कहूँ तो शायद जन्म भर मेरा मुंह भी ना देखें। हम लोग फिर भी दूसरे ही हैं, और वे दोनों तो भाई बहन हैं। फिर मैं कोई बच्ची नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ। इस छोटी सी बात पर हंगामा उठाऊँ तो लोग पागल ही कहेंगे। बिंदु ने कुड़कर थाली एक और सिरका दी। अन्नपूर्णा ने कहा, हाथ मत समेट कर बैठो, आखिर इस थाली ने क्या अपराध किया है? मैं खा चुकी। अन्नपूर्णा को उससे उलझने की हिम्मत भी ना पड़ी। जब बिंदु सोने गई तो बिस्तर पर अमूल्य नहीं था। आकर उसने जेठानी से पूछा, लल्ला कहाँ गया? आज शायद मेरे बिस्तरे पर सो गया, जाकर उठा लो। नहीं नहीं, रहने दो, कहकर मुंह फुलाए चली गई। फिर आधी रात अन्नपूर्णा की आवाज़ सुनकर बिंदु जाग गई। क्या है जीजी? अरे दरवाज़ा खोलकर अपने लल्ला को संभाल, उसकी शैतानी मेरे बस की नहीं। फिर जैसे ही बिंदु ने दरवाजा खोला कि अमूल्य को साथ लेकर भीतर घुसते हुए अन्नपूर्णा ने कहा, अरे छोटी बहू, मैंने तो ऐसा लड़का आज तक नहीं देखा। रात के 2 बज रहे हैं पर इसने तो पलक भी नहीं झपकाने की। कभी इसे मच्छर काटते हैं, कभी प्यास लगती है, कभी गर्मी लगती है। पंखा कहाँ तक झलूं? फिर दिन भर गृहस्थी के काम से थक जाती हूँ। रात को बिना सोए मैं तो नहीं रह सकती। बिंदु ने हंसकर हाथ बढ़ाया ही था कि लल्ला उसकी गोद में जैसे समा गया और क्षण भर में छाती पर सिर रखकर सो गया। तभी अपने बिस्तर पर से माधव व्यंग स्वर में पुकार उठे, कहो भाभी, शौक पूरा हो गया? यह मेरा शौक नहीं था लाला जी, वह तो खुद ही अपनी माँ से डरकर वहां घुसा था और मुझे सबक सिखा गया। कितने लज्जा की बात है कि कहता था तेरे पास सोने में शर्म लगती है। सुनकर तीनों हंसने लगे। हंसती हुई अन्नपूर्णा भी चली गई। उसे बहुत नींद आ रही थी। इसके लगभग 10 दिन बाद की बात है। बिंदु के माता पिता तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए जाने से पहले भेंट करने के लिए लड़की को बुलाने को पालकी भेजी थी। जेठानी की आज्ञा भी मिल गई थी। बिंदु अमूल्य को छिपकर 3-4 दिनों के नेहर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी स्कूल की तैयारी में बगल में किताबें दबाए अमूल्य आ गया। थोड़ी देर पहले वह रास्ते के किनारे पालकी रखी देख आया था। अचानक उसकी नज़र जब छोटी माँ के पाँव पर पड़ी तो वह ठिठक गया। बोला, छोटी माँ, यह तुमने पाँव में महावर क्यों लगाई है?
अन्नपूर्णा वहीं थी, हंस पड़ी। बिंदु ने टालना चाहा, आज लगाया जाता है। फिर इतने गहने क्यों पहने हैं? हंसती हुई अन्नपूर्णा कमरे से बाहर चली गई। बिंदु को भी हंसी आ रही थी। अपने को रोककर उसने कहा, अभी तो तेरी बहू के आकर पहनने में बहुत देरी है, तो क्या हम ना पहने? जा जा तो स्कूल जा। अमूल्य कुछ कुछ समझ रहा था, बोला, जीजी इतना हंस क्यों रही है? तुम भी कहीं जा रहे हो? मैं तो आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या तेरी आज्ञा लेकर जाना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ। और उसने जाते ही अन्नपूर्णा ने आकर कहा, मैं नहीं समझती कि वह इतनी आसानी से स्कूल चला जाएगा, लेकिन कितना होशियार है जो पूछता है महावर क्यों लगाई, इतने गहने क्यों पहने। अब भी मैं कहती हूँ कि अपने साथ लिए जा, नहीं तो स्कूल से आकर तुझे ना देखकर बड़ा उपद्रव करेगा। तो क्या जी तुम समझती हो कि वह स्कूल गया होगा? कदापि नहीं, यहीं कहीं छिपा बैठा होगा, देखना ठीक मौके पर प्रकट हो जाएगा। और बिंदु की बात ठीक ही निकली, वह सचमुच छिपा हुआ था। अन्नपूर्णा ने पांव छूकर बिंदु पालकी पर चढ़ने जा रही थी कि जाने कहाँ से अमूल्य आ गया। बिंदु का पल्ला पकड़कर खड़ा हो गया। दोनों ही देवरानी जेठानी हंसने लगी। अब जाते समय मारपीट करोगे क्या? साथ ही लिए जा, इसे साथ ले जाकर वहां मैं एकदम नहीं हिल सकूंगी। यह तो बड़ी मुश्किल हुई। जैसा किया है वैसा भोगो। क्यों लल्ला, क्या मेरे पास 2 दिन भी नहीं रह सकता? लल्ला ने जिद पकड़ कर कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा। और वह जाकर पालकी पर बैठ गया। बिंदु नैहर से लौट आई। इसके करीब 10 दिन बाद एक दिन दोपहर को अन्नपूर्णा ने उसके कमरे में आकर कहा, छोटी बहू। उस समय बिंदु अपने सामने बहुत ढेर से कपड़ों को फैलाए बैठी थी। अन्नपूर्णा ने पूछा, धोबी आया है क्या? पर भी बिंदु ना बोली। तो घबराकर अन्नपूर्णा ने पूछा, अरे तुझे हुआ क्या है? बिंदु ने अपने हाथ में लिए हुए सिगरेट के जले हुए टुकड़ों को दिखाकर कहा, देखो ना, लल्ला की कमीज की जेब से यह निकले हैं। अन्नपूर्णा देखकर स्तब्ध रह गई। एकाएक बिंदु ने रोकर कहा, जी मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, उन लोगों को यहाँ से विदा कर दो, नहीं तो हम लोगों को ही कहीं और भेज दो। अन्नपूर्णा भला क्या जवाब देती। वह चुपचाप खड़ी रही, फिर वैसे ही चली गई। तीसरे पहर अमूल्य स्कूल से लौटा और नाश्ता करके फिर खेलने चला गया। बिंदु ने तब तो उससे कुछ ना कहा। तभी भैरव नौकर ने आकर शिकायत की कि बिना कसूरी नरेंद्र ने उसे चाटा मारा है। बिंदु जैसे खींच गई, बोली, जाकर जीजी से कहो ना। तभी माधव कचहरी से लौटे और कपड़े बदलते हुए मजाक के स्वर में बोले। तभी फटकार सुनकर वह चुप भी हो गए। भविष्य में बरसने के लिए कितने काले बादल मंडरा रहे हैं, यह बात घर में सिर्फ अन्नपूर्णा ही जानती थी। घबराहट से जैसे वह मनी मन घबरा रही थी। तभी अकेले में मौका पाकर बिंदु का हाथ पकड़कर उसने बड़े विनीत कंठ से कहा, चाहे जो भी हो, है तो वह तेरा ही लड़का ना, इस बार उसे माफ कर दे और चाहे अकेले में बुलाकर डांट फटकार दे। बिंदु बहुत भरी हुई थी, एकाएक बोल उठी, यह तो मैं भी जानती हूँ और तुम भी यही जानती हो कि वह मेरा लड़का नहीं है, तो बेकार बात बढ़ाने से क्या फायदा। अन्नपूर्णा ने उसी तरह कहा, नहीं नहीं, तू उसकी माँ है, मैंने तो तुझे ही दे दिया ना। हाँ, जब छोटा था खिलाया पिलाया, अब बड़ा हो गया, अब अपना लड़का तुम ही ले लो, मैं बाज आई। कहकर बिंदु चली गई। रात को रोनी सूरत बनाए अमूल्य अन्नपूर्णा के पास सोने गया। अन्नपूर्णा भीतर की बात जानती थी, झुंझलाकर बोली, यहाँ क्यों आया? चाहे यहाँ से चला जा, मैं कहती हूँ। अमूल्य ने मुड़कर देखा, यादव भी सो रहे थे। बिना कुछ बोले ही वह वहां से चला गया। सवेरे जब कदम रसोई घर में जूठे बर्तन उठाने गई तो देखा कि लकड़ी और कंडों के पास अमूल्य सो रहा था। भाग कर वह गई और बिंदु को उठा लाई। अन्नपूर्णा भी आकर पास ही खड़ी हुई। देखते ही तीखी आवाज में बिंदु ने कहा, लगता है रात को जेठानी जी ने दुत्कार दिया होगा, क्योंकि इसके रहने से उनकी नींद में बाधा पड़ती ना। लड़के को इस तरह देखकर अन्नपूर्णा का दिल रो रहा था, आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन बिंदु की इस प्रकार की भर्त्सना सुनकर बोली, अपनी गलती दूसरे के सिरे लगाना तो तू ही जानती है। बिंदु जब लल्ला को उठाने आगे बढ़ी तो देखा उसकी देह जल रही थी, बुखार चढ़ा था। बोली, कवार कार्तिक की रात में ओस में रहने से बुखार तो आएगा ही। अन्नपूर्णा भी व्याकुल उठी, क्या बुखार आ गया? देखे तो। बिंदु ने उसके हाथ को झटक दिया। अब देखने की जरूरत नहीं, कहकर सोते बच्चे को गोद में उठाकर वह अन्नपूर्णा पर क्रुद्ध विशेली नजर फेंकती हुई चली गई। अमूल्य तो 5-6 दिनों में अच्छा हो गया, लेकिन बिंदु जेठानी के अपराध को अपने मन से न निकाल सकी। वह उससे अब अच्छी तरह बोलती भी नहीं थी। अन्नपूर्णा सब समझती थी पर चुप बनी रही। इसे वह अन्याय समझती थी कि सबों के सामने ही बिंदु ने सारा दोष उसी पर लगाया। भला वह कैसे भूलती। इसी बात को एक दिन जाने किस प्रसंग में एलोकेशी से कह बैठी, यह तो छोटी बहू के कारण ही उसे बुखार आया, वह तो कहो की तकदीर अच्छी थी कि बच गया, मरा नहीं। और यह बात बिंदु तक पहुंचा देने में एलोकेशी ने तनिक भी देरी न की।
बिंदु सब कुछ गौर से सुना पर कुछ कहा नहीं। एलोकेशी के अलावा भी कोई नहीं जान सका कि यह बात बिंदु को मालूम है। इस बात में बस एक बात हुई कि बिंदु ने जेठानी से बोलचाल भी बंद कर दी। कई दिनों से नए मकान में घर का सामान पहुंचाया जा रहा था। कल सवेरे नए मकान में जाना होगा। उस समय माधव किसी मुकदमे के काम से बाहर गए थे और यादव बच्चों को लेकर नए मकान पर थे। इस पुराने मकान में एक भयंकर घटना हो गई। शाम को मास्टर पढ़ाने आए तो उन्हें बुलाकर बिंदु ने कहा कि कल से वे नए मकान में पढ़ाने के लिए आए। जो आज्ञा कहकर मास्टर जाने लगा तो अचानक जाने क्या सोचकर बिंदु पूछ बैठी, कहिए आपका शिष्य पढ़ता लिखता है ठीक है? पढ़ने में तो सदा तेज रहे, हर साल तो फर्स्ट आता है। सो तो मालूम है, पर आजकल वह चुरुट पीना कैसे सीख गया? चुरुट चुरुट पीना सीख गया? मास्टर को बड़ा ताज्जुब था, पर दूसरे ही क्षण जैसे उन्हें कुछ याद आया तो बोला, ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं, लड़के देखा देखी सभी बुरी आदतें सीख जाते हैं। किसकी देखा देखी सीखा? मास्टर चुप ने कहा, तो उसके बाप को यह भी बता दीजिएगा। मास्टर ने सिर हिलाया, फिर बोला, हाँ याद आया, अभी अभी 5-6 दिन हुए थे। उस दिन स्कूल के रास्ते पर उस उड़िया माली के बाग में घुसकर उसके सब कच्चे फल तोड़कर पेड़ पौधे भी उखाड़े और उसे भी खूब मारा पीटा, बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। फिर माली ने हेडमास्टर साहब से जाकर शिकायत की, काफ़ी शोरगुल किया तो उन्होंने लड़कों पर 10 रुपये जुर्माना करके उसे देकर शांत किया। क्या लल्ला भी था? उसे रुपए कहाँ से मिले? यह तो मालूम नहीं, पर वह भी था। आपके नरेंद्र महाशय भी थे और स्कूल के 4-5 शरारती लड़के, हेडमास्टर साहब ने ही बताया। क्या रुपए भी जमा हो गए? जी हाँ। अच्छा आप जाइए, कहकर बिंदु गंभीर मुद्रा में बैठी रही। जब मास्टर चला गया तो स्वतः ही बोली, मुझसे छिपाकर रुपए भी दे दिए? इस घर में इतनी हिम्मत किसकी हुई? एक तो वह मन ही मन दुखी थी, फिर जेठानी से बोलचाल भी बंद। फिर इस समाचार ने तो जैसे उसके दिमाग को ही बेकार कर दिया। सीधे वह रसोई घर में गई। अन्नपूर्णा तरकारी छौंक रही थी। मुंह उठाकर उसने देखा कि छोटी बहू के चेहरे पर घनघोर घटा छाई थी। बिंदु ने सीधा प्रश्न किया, जी क्या इन दिनों तुमने लल्ला को रुपए दिए थे? अन्नपूर्णा तो पहले से ही सशंकित थी। डर से उसकी जुबान रुक गई, फिर भी संभाल कर बोली, किसने कहा? यह बात नहीं है, बात यह है कि क्या कारण बताकर लिया और तुमने क्या समझ कर दिया? अन्नपूर्णा चुप ही रही। बिंदु ने बोलते हुए कहा, तुम नहीं चाहती कि मैं उस पर कोई कड़ाई करूं, इसलिए दे दिए मुझसे छिपा कर। लल्ला और चाहे जो करे, पर शायद वह बड़ों के आगे झूठ ना बोलेगा। यह सच है कि नहीं? तुमने जानबूझकर दिए हैं? अन्नपूर्णा ने धीरे से अपराधीन की तरह कहा, हाँ सच है, पर इस बारे में उसे कुछ मत कह। इस बार उसे माफ कर दे बहन, मैं माफी मांगती हूँ। बिंदु के कलेजे में तो आग धधक रही थी। उसने कहा, सिर्फ इस बार क्यों माफ करूं? आज से सदा के लिए ही ना माफ कर दूं। आज के बाद फिर कभी ना कहूंगी, बल्कि कोई भी बात नहीं करेंगी। मुझसे यह नहीं सहा जाता कि वह थोड़ा थोड़ा करके आंखों के सामने ही जहन्नुम में चला जाए। इससे अच्छा होता कि वह पूरी तरह ही चला जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? आखिरी बात बिंदु ने जरा कड़ाई से कही थी। फिर भी अन्नपूर्णा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर बिंदु जितना ही ज्यादा बोलती जाती थी उतना ही उसका गुस्सा भड़कता जाता था। बिंदु ने अंत में बहुत बिगड़ कर कहा, हर बात में तुम अबोध बनकर कह देती हो कि अब की बार माफ कर दो, लेकिन उसमें उसका उतना दोष नहीं जितना तुम्हारा है। मैं तुम्हें कदापि माफ नहीं कर सकती। घर के नौकर चाकर भी छिप कर यह वार्तालाप सुन रहे थे। जब अन्नपूर्णा की सहन शक्ति के बाहर हो गया तो वह भी चिल्ला पड़ी, तो क्या करोगी? क्या फांसी लगा दोगी? आग में जैसे घी पड़ गया। बिंदु तो बारूद के ढेर में जैसे आग ही लगा गई थी, तो एकाएक जलकर बोली, तुम्हारी वही ठीक सजा होगी। हाँ, यही अपराध किया ना कि अपने लड़के को 2 रुपए दे दिए। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिंदु जैसे असली बात भूल गई और वह कह बैठी, वो भी तुम क्यों दोगी? यूँ बर्बाद करने को रुपए कहाँ से आए? क्या तू रुपए बर्बाद नहीं करती? मैं बर्बाद करती हूँ तो अपने ही रुपए। तुम किसके रुपए फूकती हो, जरा यह तो बताओ। अब अन्नपूर्णा अपना क्रोध न रोक सकी। वह गरीब घराने की लड़की थी, इसलिए उसने समझा कि बिंदु का इशारा उसी तरफ है। एकदम से उठ खड़ी हुई, बोली, जानती हूँ कि तू बहुत धनी रईस की बेटी है, पर इसी बात पर इतना घमंड न कर। किसी के पास 2 रुपए भी ना होंगे। अरे मैं घमंड नहीं करती, पर तुम भी सोच कर देखो कि तुम जो 1 पैसा भी खर्च करती हो किसका है? अन्नपूर्णा सुनकर चीख उठी, किसका पैसा? तेरे मुंह में जो भी आता है कह डालती है। जा दूर चली जा मेरी आंखों के सामने से। दूर तो मैं रात बीतते ही चली जाऊंगी, लेकिन यह किसका पैसा खर्च करती हो सो शायद समझ में नहीं आता। किसकी कमाई खाती पहनती हो, क्या यह भी नहीं जानती? इतना कह तो गई बिंदु, पर कह चुकने पर उसे ध्यान आया और स्तब्ध रह गई।
अन्नपूर्णा का चेहरा अपमान से फीका पड़ गया। छोटी बहू के चेहरे को गौर से देखकर उसने एकाएक कहा, हाँ हाँ, तेरे पति की कमाई खाती हूँ, मैं तुम्हारी दासी बांधी हूँ, मेरे पति तेरे ही तो नौकर चाकर हैं, यही कहना चाहती है ना। लेकिन यह अपने मन की बात तूने इतने दिन छिपा के क्यों रखी थी? अन्नपूर्णा के होंठ कांप रहे थे। उसने अपने दांतों से होठों को दबाकर रोकना चाहा, फिर कहा, छोटी बहू, तब तू कहाँ थी जब उन्होंने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए 2 धोती एक साथ खरीद कर बिना पहनी? तब तू कहाँ थी जब घर में आग लग जाने पर वृक्ष के नीचे खाना पकाकर उन्होंने इस पैतृक मकान को बनवाया? कहते कहते अन्नपूर्णा की आंखें आंसू टपकाने लगी। अपने आंचल से उन्हें सुखाकर वह बोली, उन्हें अगर तुम लोगों के मन का भेद मालूम होता तो वे कभी भी इस तरह अफीम के नशे में आंखें मूंदकर हुक्का पीते पड़े न रहते। वे ऐसे आदमी नहीं हैं, उन्हें पहचानते हैं तेरे पति, या पहचानते हैं स्वर्ग के देवता। आज मेरा बहाना लेकर तूने उनका अपमान किया है। क्षण भर पति के गर्व से अन्नपूर्णा जैसे फूलती रही और फिर बोली, अच्छा ही किया सतर्क कर दिया। मालूम है सती ने आत्महत्या की थी। मैं भी कसम खाती हूँ कि किसी के घर रसोई पानी करके पेट पाल लूंगी, पर अब तेरा अन्न न छूंगी। तूने किया भी क्या? उनका अपमान। ठीक तभी यादव आंगन में आकर खड़े हुए पुकारा, बड़ी बहू। पति की आवाज सुनकर अन्नपूर्णा का आत्माभिमान तूफान से बदलकर भयानक समुद्र की तरह उन्मत्त हो गया। बाहर आकर वह चिल्लाकर बोली, छी 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 छी, जो आदमी पत्नी और संतान का पेट भी नहीं पाल सकता, उसको तो गले में फांसी लगाकर मर जाने के लिए क्या रस्सी का टुकड़ा भी नहीं छूटता? यादव की कुछ समझ में न आया। बोले, क्या हुआ? अभी भला क्या हुआ? छोटी बहू ने आज साफ साफ कह दिया कि मैं उसकी दासी हूं और तुम उनके नौकर। कमरे के भीतर खड़ी बिंदु ने दांतों से जीभ दबाकर कानों में उंगली डाल ली। अन्नपूर्णा रो रो कर कह रही थी, तुम्हारे जीते जी आज मुझे यह बात सुननी पड़ी कि मुझे किसी को 1 पैसा भी देने का हक नहीं। आज तुम्हारे सामने मैं कसम खाती हूँ कि इन लोगों को अन्न खाने के पहले मुझे अपने संतान का सिर खाना पड़ेगा। बिंदु ने यह प्रतिज्ञा स्पष्ट सुनी। उसने धीरे से कहा, जीजी, यह क्या किया तुमने? इतना कहकर वहीं पर गर्दन झुकाकर आज पूरे 12 बरस बाद अचानक बिंदु फिर से मूर्छित होकर गिर पड़ी। अन्नपूर्णा और अमूल्य के सिवा नए मकान में सभी आ गए थे। बिंदु की बुआ की लड़की, नाती नातनी, मायके से माँ बाप, नौकर चाकर के आ जाने से घर तो भर गया था, लेकिन बिंदु ही जरा उदास दिखती थी। लेकिन शीघ्र ही उसका मन समझ गया था कि उसे संदेह नहीं करना चाहिए। गुस्सा शांत होती ही अन्नपूर्णा आ जाएगी। बिंदु पाठ पूजा के उपरांत लोगों को खिलाने पिलाने में लग गई। बिंदु के पिता ने पूछा, बेटी तेरा लल्ला नहीं दिखता? छोटा सा उत्तर था बिंदु का, वह उसी घर में है। शायद तेरी जेठानी नहीं है? नहीं। हाँ ठीक भी है, सभी चले आवे तो उस मकान को कौन संभालेगा? पैतृक मकान बंद भी तो नहीं रखा जा सकता। बिंदु चुपचाप अपने काम में फिर व्यस्त हो गई। यादव रोज शाम को नियम पूर्वक एक बार आकर बाहर बैठ जाते और बातचीत करके हालचाल पूछकर चले जाते, पर कभी वे भीतर न जाते। गृह प्रवेश के एक दिन पूर्व रात में एक बार भीतर जाकर एलोकेशी को बुलाकर हालचाल भी पूछ रहे थे। बिंदु को पता लगा तो आकर ओट में छिपकर सब सुनने लगी। पिता से बढ़कर इस जेठ ने उसे बचपन से आज तक अखंड स्नेह व प्यार दिया था। कितने स्नेह से वह पुकारते थे। यादव उसे सदा ही बहुरानी कहकर पुकारते थे। कभी भूल कर भी उन्होंने छोटी बहू नहीं कहा। अपनी जेठानी से झंझट करके जेठ जी से उसने जेठानी की जाने कितनी ही शिकायतें की हैं, और कभी भी उसकी शिकायत को महत्वहीन नहीं समझा गया। आज उनके सामने लज्जा से बिंदु की आवाज ही रुक गई। यादव जब चले गए तो एक सूने कमरे में जाकर बिंदु ने अपने मुंह में आंचल ठूस ठूस कर फूट फूट कर रोने लगी। घर आदमियों से भरा था, कहीं कोई सुन ना ले। दूसरे दिन सवेरे बिंदु ने अपने पति को बुलाकर कहा, देर हो रही है, पुरोहित जी बैठे हैं और अभी तक जेठ जी नहीं आए। माधव ने प्रश्न किया, वे क्यों आएंगे? वे क्यों आएंगे? बिंदु को आश्चर्य हुआ। उनके अलावा यह सब और कौन करेगा? माधव बोला, मैं या प्रियानाथ जीजा जी? भैया ना आ सकेंगे। बिंदु ने नाराज होकर कहा, ना आ सकेंगे? भला यह कहने से कैसे काम चलेगा? उनके रहते हुए घर में किसी को और यह सब करने का अधिकार कैसे होगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। उनके सिवा मैं और किसी को कुछ ना करने दूंगी। तो सब यूं ही पड़ा रहने दो। अभी वे घर नहीं है, काम पर गए हैं। तो यह सब बड़ी मालकिन की ही कारस्तानी है, तो फिर शायद वे भी ना आवे। कहती हुई रोनी सूरत बनाए बिंदु चली गई। उसके लिए एक ही क्षण में जैसे यह पूजा पाठ, उत्सव, खाना पीना सब बेकार हो गया।
3 दिनों से हर क्षण वह यही सोचती थी कि आज जेठ आवेंगे, जीजी आएगी, लल्ला आएगा। उसके अलावा यह बात भला और कौन जानता था कि आज के उत्सव पर ही उसका सब कुछ निर्भर है। पति की इस बात से जैसे सब कुछ मिट गया और उत्सव का यह सब परिश्रम पत्थर की तरह छाती पर भार बन गया। तभी एलोकेशी ने आकर कहा, छोटी बहू जरा भंडार की चाबी देना, हलवाई संदेश लेकर आया है। बीबी जी अभी यही रखवा लो, फिर बाद में देखा जाएगा। कहाँ रखवाऊं, कौवे बिल्ली मुंह ना डालेंगे? तो फिकवा दो, कहकर चिड़ी सी बिंदु वहां से हट गई। तभी बुआ जी ने आकर पूछा, क्यों बिंदु, कितना आटा साना जाए, जरा एक बार अंदाजा बता दे। मैं क्या जानूं, तुम लोग इतनी बड़ी बूढ़ी होकर क्या अंदाज नहीं है? बुआ जी को यह बुरा लगा, बोली इसकी बात सुनो, मुझे क्या मालूम कितने आदमी इस समय खाएंगे, तो उनसे ही जाकर पूछ लो ना। यह सब काम जीजी करती थी। लल्ला के जन्म पर 3 दिन तक शहर के सब लोगों ने खाया पिया था, पर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि छोटी बहू फलाना काम है या कुछ देख जाकर, कहती हुई बिंदु दूसरे कमरे में चली गई। तभी कदम ने आकर पूछा, जीजी जमाई बाबू पूछते हैं कि पूजा के कपड़े लत्ते। उसकी बात पूरी ना हो पाई थी कि बिंदु चीख उठी, तुम लोग मुझे ही खा डालो, खा लो खा लो मुझे, ये मेरी आंखों से दूर हो जाओ। घबराकर कदम भाग गई। थोड़ी देर बाद माधव आया और कई बार प्रश्न की पूछा, अरे कहाँ हो, सुनती हो? पास आकर खींची सी बिंदु बोली, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ करूंगी भी नहीं। माधव भी आश्चर्य में उसका मुंह ताकते रहे। उसी गुस्से में बिंदु ने कहा, मुझे क्या करोगे, क्या फांसी दोगे? कुछ ना बजे तो वही करो। कहती हुई रोती हुई बिंदु वहां से चली गई। इधर दिन भी चढ़ने लगा। प्रयोजनहीन बिना काम के ही छटपटाती हुई इधर उधर भागती रही बिंदु और सब पर बिगड़ती रही। बिना बाती लोगों की गलतियां पकड़ पकड़ कर बिगड़ती रही। किसी ने जल्दबाजी में अगर रास्ते में कहीं बर्तन रख दिए तो उसे वह आंगन में फेंक देती। किसी की सूखती धोती अगर छू गई तो उसे सिखा देने का इतना ही काफी है। जो भी सामने पड़ता डरकर भाग जाता। अंत में पुरोहित जी खुद भीतर आए और तनिक रंज होकर कहा, बड़ी ही परेशानी है, कोई इंतजाम अभी तक पूरा नहीं हो सकता है और इतनी देर भी हो रही है। उसी उलझन में जरा मुंह घुमाकर बिंदु ने कहा, पंडित जी काम काज के घर में थोड़ी बहुत देर अबेर होती है, कहकर रास्ते में पड़े एक बर्तन को पांव से हटाती हुई वह कमरे में जाकर जमीन पर ही निर्जीव सी पड़ गई। और कोई 10 मिनट ही बीते होंगे कि उसके कानों में कोई चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा। एकाएक वह उठ खड़ी और जो बाहर झाँक कर देखा तो पाया अन्नपूर्णा आकर आंगन में खड़ी हो गई थी। दुख और अभिमान से मिश्रित रुलाई को उसने आंखें आंचल से सुखाकर रोका और गले में आंचल लपेटकर और हाथ जोड़कर आकर जेठानी से बोली, और कितनी दुश्मनी निभाओगी जीजी? देखो ना 11 बज गए और कोई काम अभी तक नहीं हुआ। मेरे जहर खाने से ही अगर तुम्हें शांति मिले तो फिर एक घर जाकर एक टोकरी में यहाँ भिजवा देना। कहते हुए उसने चाबी का गुच्छा जेठानी के पांव पर फेंक दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और जमीन पर लौटकर रोने लगी। अन्नपूर्णा ने चुपचाप चाबी का गुच्छा उठाया, कमरे का दरवाजा खोला और भंडार में चली गई। तीसरे पहर तक लोगों का आना जाना व खाने पीने की भीड़ समाप्त हो गई थी। फिर भी जाने किस बेचैनी के कारण बिंदु बार बार भीतर बाहर हो जा रही थी। तभी भागता हुआ नौकर भैरव आया, चिल्लाया, लल्ला बाबू तो स्कूल में नहीं है। सुनते ही बिंदु की आंखों से आग बरसने लगी। चिल्लाकर डांट के स्वर में बोला, नालायक है तू, इतनी देर भला कोई लड़का स्कूल में रहता है? जाकर उस घर में तो देख। उस घर में भी तो नहीं है, देख लिया, भैरव ने कहा। तो कहीं नीचों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा होगा। अब भला उसे किसका डर होगा? इस खेल में जब एक आध आंख फूटेगी तभी बड़ी मालकिन का जी ठंडा होगा। जा भाग कर जा, जहां भी हो पकड़ कर ले आ। अन्नपूर्णा भंडार घर की चौखट पर और औरतों से बातें कर रही थी। बिंदु की बात उसने पूरी तरह सुनी। फिर 1 घंटे बाद आकर भैरव ने कहा, लल्ला बाबू घर में ही है पर आ नहीं रहे। आता क्यों नहीं? क्या कहा नहीं कि मैं बुला रही हूँ? कहा था, पर उनका क्या दोष? जैसी माँ है वैसे ही लड़का तो है आपका। और काफी रात गए अन्नपूर्णा अपने घर जाने लगी तो माधव भी उसे पहुंचाने जाने को तैयार हो गए। तभी बिंदु ने आकर पति को सुनाकर बड़े ही कड़े सुर में कहा, पहुंचाने जाने को तैयार हो गए, पर क्या मालूम तुम्हें मालूम है कि उन्होंने इस घर का पानी तक नहीं छुआ है? माधव ने कहा, यह तो तुम्हें मालूम रहने की बात है, जब तुमसे कुछ नहीं सद पा रहा है और तो खुद जाकर लिवा लाया था, सो अब पहुंचाने भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम भी उसी पक्ष में। माधव ने कहा, चलो ना भाभी, देर मत करो। अन्नपूर्णा ने कदम बढ़ा ही था कि बिंदु ने कड़क कर कहा, वह जो कहावत है सो ठीक है कि घर की दुश्मनी, मुंह में जो भी बात आई सब झूठी सच्ची कह दी। दांत पीसकर कसम खाई, 4 दिन 4 रात लड़के का मुंह भी ना देखने दिया। भगवान ही कभी इसका न्याय करेंगे।
कहकर बिंदु ने किसी तरह मुंह में आंचल ठूसा और रुलाई रोककर अपने कमरे में जाने के लिए रसोई घर के पास जाकर बेहोश हो गई। हल्ला मच गया। घूमकर अन्नपूर्णा ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने देखकर कहा, कुछ नहीं, देखने की जरूरत नहीं, चलो। इधर देवरानी जेठानी के कलह की चर्चा जरा कम थी, लेकिन वह कम कैसे रह सकती थी। दूसरे दिन जब घर की सभी औरतें एक जगह जुटी तो एलोकेशी ने कहा, देवरानी जेठानी का झगड़ा है, यह तो समझ में आता है, पर जरा लड़के को तो देखो, एक बार भी नहीं आया। छोटी बहू ठीक ही तो कहती है, जैसी माँ है वैसा ही तो लड़का होगा ना। और बहुत लड़के देखे, पर बहन ऐसा दुष्ट लड़का कहीं नहीं देखा। बिंदु ने एक बार उसकी ओर सूनी निगाहों से देखा, फिर शर्म और घृणा से आंखें झुका ली। एलोकेशी ने एक तीर और मारा, छोटी बहू तुम्हें लड़का ही तो चाहिए ना, हमारे नरेंद्र को ले लो, उसे मैं तुम्हें ही दिए देती हूँ। मार भी डालो तो लड़का मुंह से एक शब्द ना कहेगा। कोई ऐसी वैसी औलाद मैंने कोख में नहीं रखी। बिंदु चुपचाप बैठी रही, बोली नहीं। बिंदु की माँ की उम्र बीत रही थी। वह जमींदार के घर की बेटी है और जमींदार की बहू भी, अनुभव की वह पक्की है। उन्होंने ही हंसकर जवाब दिया, तुम लोग कैसी बातें करती हो? अमूल्य उसके हाड़ मांस में बस गया है, इस तरह तुम लोग उसे सताओ मत। और झगड़ा तो अभी 2 दिन से हुआ है, इससे क्या अपना लड़का पराया हो जाता है? बिंदु की आंखें छलछलाई और उसने वैसे ही माँ की ओर देखा। उसी दिन शाम को बिंदु ने कदम को बुलाकर कहा, अच्छा कदम, तू ही बता, तू तो वहां मौजूद थी, मेरा भला क्या कसूर था जो वह इतनी बड़ी कसम खा बैठी? एकाएक कदम इस विषय को सुनकर घबरा सी गई। क्या बिंदु ने उसे उसकी आलोचना करने को बुलाया है? अतः सकुचाकर वह सिमट सी गई और चुप ही रही। बिंदु ने फिर कहा, नहीं नहीं, बताओ, हजार हो फिर भी तुम लोग मुझसे उम्र में तो बड़ी हो, मुझे तुम्हारी 2 बातें सहनी ही चाहिए, लेकिन बताओ ना, क्या मुझसे कोई कसूर हुआ था? कदम को गर्दन हिलाकर कहना ही पड़ा, नहीं जीजी, कसूर की भला कौन सी बात है? बिंदु, तो फिर उस घर में जाओ ना, जाकर 2-4 बातें बहुत कड़ी कड़ी सुनाओ। जब कसूर नहीं तो मुझे डर किस बात का? कदम ने बहुत हिम्मत बटोर कर कहा, डर की कोई बात नहीं जीजी, पर अब बखेड़ा बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? जो होना था सो तो हो गया। नहीं नहीं कदम, तू समझती नहीं, सच्ची बात कह देना हमेशा ठीक रहता है, नहीं तो वे समझेंगे कि सब दोष हमारा है, उनका कुछ भी नहीं। निकाल दूंगी, दूर कर दूंगी, क्या ये सब उन्होंने नहीं कहा था? लेकिन मैंने कभी इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने छिपकर रुपए क्यों दिए, मुझे बताया क्यों नहीं? कदम ने जान छुड़ाने के लिए कहा, तो फिर कल जाऊंगी, आज तो बहुत शाम हो गई। शाम? शाम कहाँ से हुई है? कदम, तू अब मेरी बात बहुत काटने लग गई है। अरे जाड़े के दिन हैं, अंधेरा जल्दी होता है, ना हो तो किसी को साथ लिवा कर जा। अरे ओ भैरव, जरा हबुआ को भेज दे तो कदम के साथ जावेगा। भैरव ने कहा, हबुआ तो बाबूजी की बत्ती साफ कर रहे। तूने फिर जवाब दिया? बिंदु ने डांटा। भैरव तो डांट सुनते ही भाग गया और कदम को भेजकर बिंदु उस कमरे में घूमती हुई रसोई घर में चली गई, जहाँ मिश्रानी अकेली थी। एक और बैठकर बिंदु ने कहा, अच्छा मिश्रानी जी, तुम ही पंच बनो, बताओ सचमुच किसका कसूर ज्यादा था? मिश्रानी ने आश्चर्य से पूछा, कैसा कसूर बहू जी? उस दिन की बात, क्या कहा था मैंने तो सिर्फ यही पूछा था कि जी लल्ला को इस बीच में कितने रुपए दे दिए। कौन भला नहीं कहेगा कि लड़कों के हाथ में रुपए पैसे नहीं देना चाहिए? और फिर जब मैंने पूछ ही लिया तो कहने को उससे काम चल सकता है, रोध हो रहा था, इसी से दे दिया। झगड़े की तो कोई बात ना थी, इतनी बात ही बढ़ती क्यों? फिर इस पर कसम खाने की बात कहाँ से पैदा होती है? जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट होती है। फिर हम लोग तो एक ही हैं, फिर भी इतनी बड़ी कसम क्यों? घर में सिर्फ एक ही लड़का है, उसी की कसम। मैं भी बताई देती हूँ मिश्रानी, मैं तो इस जन्म में उसका मुंह नहीं देखूंगी। दुश्मन की ओर आंखें उठा लूंगी, पर उनकी ओर नहीं। मिश्रानी आदत से ही कम बोलने वाली थी। उसकी समझ में न आया कि वह क्या कहे, इसलिए वह चुप ही रही। बिंदु की दोनों आंखों में आंसू छलछलाए, फिर भी झटपट आंखें पहुंचकर उसने कहा, ठीक है मिश्रानी जी, गुस्से में कौन कसम नहीं खा बैठता, लेकिन क्या इससे पानी तक छूना बंद करता है कोई? देखो ना, लड़के तक को नहीं आने दिया। इसे क्या बड़प्पन का काम कहेंगे? हजार माना कि मैं छोटी हूँ, मुझे समझ कम है। मान लो कि उनके ही पेट की लड़की रहती, फिर क्या यह करती? ठीक ही है, मैं अब कभी उनका मुंह पर नाम नहीं लाऊंगी, तुम लोग भी देख लेना। इस पर भी मिश्रानी चुप रही। बिंदु फिर बोली, और क्या वही कसम खाना जानती है? मैं भी जानती हूँ। अगर कल मैं उस घर में जाकर कहूँ कि कटोरा भर जहर ना भिजवाओ तो तुम्हारी वही कसम रही, तब क्या हो? मैं भी 2-4 दिन चुप रहूंगी, देखूंगी फिर इसके बाद जाकर
कि या तो कसम दे आऊंगी, नहीं तो आप जहर का प्याला पीकर कहूंगी कि जीजी ने भेजा था। फिर देखूंगी कि लोग उनके नाम पर थूकेंगे या नहीं। फिर देखना कि उनकी अकल कैसे ठिकाने आती है। यह सुनकर मिश्रानी डर गई, धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसा मत सोचो। लड़ाई झगड़ा हमेशा नहीं रहता। ना तो वही तुम्हारे बगैर रह सकती है, ना लल्ला तुम्हारे बिना रह सकता है। हम लोगों को यही ताज्जुब है कि इतने दिनों से ही वह वहाँ तुम्हारे बिना रह कैसे रहा है। यही तो कहती हूँ, उसे जरूरी डरा धमकाकर वहाँ बंद करके रखा होगा। जो लड़का एक रात भी मेरे बिना ना सो सकता था, वह भला 5 दिन और 4 रात कैसे रहा होगा। इसी से तो उस औरत का मुंह देखने का जी नहीं करता। मैंने कहा ना, दुश्मन की ओर देखा जा सकता है पर उसकी तरफ नहीं। तभी मिश्रानी ने अपनी कलाई बढ़ाकर उस पर एक काला दाग दिखाते हुए, देखो ना बहू, अभी तक यह दाग साबुत है। उस दिन जब तुम बेहोश हो गई थी तब की बात मालूम तुम्हें नहीं। लल्ला तुम्हारी छाती पर पड़ गया था। काश तुम उसका रोना देखती, वह तो मरना जीना जानता भी ना था। कहने लगा, छोटी माँ मर गई, फिर ना तो तुम भी पर पानी छोड़ने दे ना हवा करने दे। मैंने उसे उठाना चाहा तो उसने मुझे भी दांत से काट लिया। बड़ी बहू ने पकड़ा तो उन्हें भी काटा, नौचा आंचल फाड़ डाला। लोग फिर बीमार को क्या देखते, उसी के झंझट में पड़ गए। 4-5 आदमियों ने उसे संभाला। बिंदु इस तरह एकटक देखती रही, सब सुन रही थी, जैसे मिश्रानी के मुंह के एक एक शब्द में वह पचा रही हो। फिर एक लंबी सांस खींचकर उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके लेट गई। 4 दिन और बीते। बिंदु के माता पिता बुआ आदि की वापसी के एक दिन पहले मूर्छा से छुटकारा पाकर बिंदु खाट पर लेटी थी। कदम पंखा झल रही थी और कोई नहीं था। बिंदु ने इशारे से उसे पास बुलाया और धीरे से पूछा, कदम कदम, क्या जीजी आई हैं? नहीं तो, हम लोग घर में इतने लोग हैं, तब उन्हें क्यों कष्ट दिया जाए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बिंदु ने फिर कहा, यही तो तुम लोगों की गलती है। जब अकल नहीं है तो सब जगह अपनी मत लगाया करो। इसी तरह तुम लोग किसी दिन हमें मार डालोगे। पूजा के दिन भी तो तुम लोग सब घर में भरी थी, लेकिन जब तक वह नहीं आई भला कुछ हो सका। कहाँ तुम लोग, कहाँ वह। उनके मुकाबले में रत्ती भर भी तुम लोगों में अकल नहीं। तभी बिंदु ने की माँ ने आकर कहा, जमाई बाबू की तरह है बिंदु कि तू भी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चली जाए। क्या मेरा जाना ना जाना सब उन्हीं की राय से है। उनकी राय से क्या होता है, जब तक मुझे अपने दुश्मन से हुक्म न मिले तब तक कैसे जाऊंगी। माँ बात को समझ गई, बोली, क्या तू अपनी जेठानी की बात कह रही है? उनके हुक्म की अब तुझे जरूरत नहीं। जब तुम लोग अलग हो तो अब इन्हीं की राय काफी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक जिंदा हैं तब तक चाहे जहां भी रहें सब कुछ नहीं, और चाहे जो करूं पर उनकी राय के बिना घर छोड़कर नहीं जा सकती। जेठ जी गुस्सा होंगे ना। और उसी समय पास आती एलोकेशिनी है बात सुन ली और बोली, इसमें क्या परेशानी, तुम जाओ, मैं कहती हूँ ना। बिंदु ने कोई उत्तर ना दिया। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक तो है, आदमी भेजकर पूछवा ही लो। बिंदु को बड़ा विस्मय हुआ, बोली, आदमी भेजना तो और भी बुरा होगा माँ, मैं तो उसे समझती हूँ ना। मुँह से तो फौरन कहेंगी कि चली जा, लेकिन मन ही मन नाराज होगी और शायद बाद में 4-6 झूठी सच्ची मिलाकर जेठ जी से कहेंगी। सोमा, तुम लोग जाओ, मेरा जाना ना हो सकेगा। और जब मकान सूना हो गया तो जैसे घर उसे खाने दौड़ने लगा। नीचे के कमरे में एलोकेशी रहती है और ऊपर के कमरे में बिंदु। बाकी सारे कमरे साए साए करते थे। उदास मन में से घूमती हुई जाकर बिंदु ऊपर के तिमंजिले के एक कमरे में चली गई। सुदूर भविष्य के गर्भ में छिपी किसी अज्ञात पुत्रवधू के लिए उसने यह कमरा बनवाया था। यहाँ आकर वह किसी तरह भी अपने आंसू न रोक सकी। नीचे उतर रही थी कि रास्ते में पति से भेंट हो गई। तत्काल ही बिंदु बोल उठी, क्यों जी, अब कैसे होगा? माधव ने ना समझकर पूछ बैठी, क्या? कुछ नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ। दूसरे ही दिन सवेरे की बात है। माधव बाहर वाले कमरे में अकेले बैठे काम कर रहे थे कि एकाएक भीतर आकर बिंदु ने अपनी रुलाई दबाते हुए कहा, जानते हो, जेठ जी नौकरी करने लगे हैं। माधव ने सिर गड़ाए हुए कहा, जानता हूँ, तो क्या यह उनकी नौकरी करने की उम्र है? माधव ने कागजों में ही निगाहें गाड़े हुए कहा, आदमी की उम्र और नौकरी से भला क्या संबंध? नौकरी तो अपने अभाव के लिए करता है कोई, तो उन्हें क्या अभाव है, क्या कमी है? हम लोग क्या पराए हैं? लड़ाई तो हमारी देवरानी जेठानी की है, पर तुम दोनों तो भाई हो। हाँ, सौतेले भाई हैं, कुटुंब में। सुनकर बिंदु सुन रह गई, फिर बोली, तो क्या तुम भी अपने जीते जी उन्हें नौकरी करने दोगे? अब माधव ने सिर उठाकर बिंदु को ताका, फिर बहुत ही शांत स्वर में बोला, क्यों नहीं करने दूंगा। इस दुनिया में सभी अपनी अपनी अलग अलग किस्मत लेकर आते हैं, फिर जैसी तकदीर होती है वैसा ही भोगते हैं। क्या मैं इसका उदाहरण नहीं हूँ?
कब माता पिता का देहांत हुआ नहीं मालूम। भाभी से ही सुनता है कि हम लोग थे, लेकिन कष्ट व दुख की आंच तक मुझे नहीं लगी कभी। जाने कहाँ से सब मिलता रहा। सफेद उजले कपड़े, स्कूल का खर्च, किताबों के पैसे, मेस का खर्चा, सब जाने कहाँ से पूरा होता था। फिर वकील होकर कमाई भी अच्छी की। फिर तुम भी जाने कहाँ से इतना सारा धन लेकर आ गई। सब दिन बदल गए। कितना अच्छा और पक्का मकान भी बन गया। लेकिन भैया को देखो ना, हमेशा चुपचाप हाथ और परिश्रम ही करते रहे। फटे पुराने पैबंद वाले कपड़े पहनते रहे। जाड़ों में भी सूती के अलावा कभी गर्म कपड़ा उन्हें नसीब नहीं हुआ। एक वक्त मुट्ठी खाकर सिर्फ हम लोगों के लिए ही। सभी बातें तो अब याद भी नहीं है, और याद करने की जरूरत भी समझ में नहीं आती। हाँ, कुछ दिन थोड़ा सा आराम कर सके थे कि ईश्वर ने सब कुछ मैं सूद ब्याज के वसूलना शुरू कर दिया। इतना कहकर माधव चुप होकर कोई कागज खोजने लगे। बिंदु हतप्रभ थी। पति की ओर से उसके लिए कितना बड़ा तिरस्कार अतीत के दिनों की इस सहज कहानी में छिपा हुआ है। बिंदु का एक एक रोम इस बात का अनुभव कर रहा था। फिर भी वह सिर गाड़े खड़ी रही। कागज खोजते हुए माधव अपने आप बोलने लगे, अरे नौकरी भी कैसी। राधापुर की कचहरी तक रोज आने जाने में कम से कम 5 कोस का चक्कर। सवेरे 4 बजे ही जाकर दिन भर बिना अन्न व पानी के काम करना, और रात को घर आकर 2 कौर भोजन, और इतनी मेहनत की तनख्वाह भी सिर्फ 12 रुपये महीने। बिंदु कांप गई। क्या कहा? दिन भर बिना अन्न पानी के और सिर्फ 12 रुपये महीने की तनख्वाह? हाँ, सिर्फ 12 रुपये। उम्र भी तो ढल चुकी है, ऊपर से अफीम की नशे की लत। छटांग भर दूध भी तो कभी नहीं मिला। देखता हूँ भगवान तो इतने दिनों बाद भैया की वेदना का पुरस्कार दे रहे हैं। बिंदु की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर तो उसने वह भी किया जो उसने कभी नहीं किया। एकाएक झुककर पति का पांव पकड़ लिया, रोकर कहने लगी, तुम्हारे पांव छूती हूँ, कुछ तो उपाय करो। वे कमजोर आदमी इस तरह तो 2 दिन भी ना। माधव ने किसी तरह अपने आंसू रोके और कहा, हम भला क्या कर सकते हैं। भाभी ने तो हमारा एक भी अन्न ना छूने की कसम खाई है, लेकिन बिना कुछ किए तो उनकी गृहस्थी भी नहीं चल सकती। यही सोचता हूँ। बिंदु वैसे ही रोती हुई बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तुम मेरे देवता हो और वे तुमसे भी बड़े हैं। छी छी छी, जो बात मन में लाई भी नहीं जा सकती वही बात मुंह में। बिंदु का आगे गला रुक गया। अच्छी बात है, कम से कम भाभी के पास तो जाओ, शायद उससे उनका क्रोध कुछ कम हो सके। तुम्हें वही करना चाहिए जिससे वे प्रसन्न हो। मेरे पांव पकड़कर हमेशा बैठे रहने से कुछ बात ना बनेगी। बिंदु उसी क्षण पांव छोड़कर खड़ी हो गई। बोली, पांव पड़ने की तो मेरी आदत ही नहीं। अब मैं समझी उस दिन रात को उन्होंने क्यों पानी भी यहाँ नहीं पिया। लेकिन तुम सब जानते समझते हुए भी दुश्मन की तरह चुप रहे। मेरा कसूर बढ़ता गया और तुमने बात तक नहीं बताई। माधव अपने कागजों में ही उलझने की कोशिश करता रहा। बोला, यह चुप रहने की विद्या भी मैंने भैया से ही सीखी है। भगवान करे ऐसी ही चुप्पी में एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाऊं। बिंदु ने आगे बात करना उचित न समझा। चुपचाप उस स्थान से उठकर वह कमरे में आई और भीतर से सांकल चढ़ा लिया। माधव उठने के हुए तभी बिंदु ने पुनः, उसने नेत्र रक्तिम हो रहे थे। उसकी दशा देख माधव का हृदय द्रवित हो उठा। बोले, तुम जाओ एक बार उनके पास। तुम उनके हृदय को नहीं जानती। एक बार उनके सामने खड़ी भर हो जाओ, बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बिंदु ने करुण होकर कहा, तुम ही चले जाओ ना, मैं लल्ला की सौगंध लेकर कहती हूँ। माधव ने बिंदु के कहने का आशय ताड़ लिया। शब्दों में रुष्टता लाते हुए कहा, 1000 सौगंध खाने पर भी भैया से कुछ नहीं कह सकता। मुझ में इतना साहस नहीं कि वे जब तक मुझसे कुछ पूछे ना तब तक मैं स्वयं उनसे कुछ कहूँ। बिंदु वहां से हटी नहीं। माधव बोला, तुम नहीं जा सकती। बिंदु ने छूटते कहा, नहीं, और वह तुरंत उठकर चली गई। मकान के सामने से ही स्कूल का रास्ता है। पहले तो कई दिन लल्ला इसी रास्ते से छाते की ओट करके जाया करता था, लेकिन इधर 2 दिनों से वह लाल रंग का छाता अब नहीं दिखलाई पड़ता। उसकी इंतजारी में बिंदु की आंखें थक गई थी। फिर भी वह अटारी पर आकर ओट में बैठकर सड़क की ओर ही टकटकी लगाए बैठी रहती थी। सवेरे 9-10 बजे के आसपास जाने कितने लड़के तरह तरह की छतरियां ताने उस रास्ते से निकलते और शाम को छुट्टी होने पर ही उसी रास्ते लौटते। मगर बिंदु को मन चाही छतरी ना दिखी, न चाल ही दिखी। शाम को आंखों में आंसू पहुंचते हुए नीचे आई। एकांत में नरेंद्र को बुलाकर पूछा, क्यों नरेंद्र, स्कूल जाने का रास्ता तो यही है ना, फिर वह इधर क्यों नहीं जाता। नरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। बिंदु बोली, ठीक ही तो है, तुम लोग भाई साथ ही साथ आया जाया करो, यह ठीक भी है। नरेंद्र अमूल्य को प्यार तो करता था, लेकिन उसके प्यार करने का अपना तरीका था। बहुत धीरे से बोला, मामी,
वह तो शर्म के मारे इस रास्ते से नहीं आता, आगे से ही मुड़ जाता है। बिंदु ने हंसकर कहा, उसे शर्म क्यों लगती है? तो उससे कह दे इधर से ही जाया करे। नरेंद्र ने स्वीकृति देते हुए कहा, वह इधर से नहीं जाएगा मामी, जानती हो क्यों? क्यों? तुम नाराज तो ना होगी? नहीं। किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं। मेरी माँ से भी? बिंदु ने उद्विग्न होकर कहा, नहीं नहीं, तू बताना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। नरेंद्र ने अस्फुट शब्द में कहा, थर्ड मास्टर ने उसके कान ऐंठ दिए थे। इसके बाद इस कथन से बिंदु के बदन में आग लग गई। तमक कर बोली, क्यों ऐंठे? बदन पर हाथ लगाने को मैंने मना कर दिया था ना। नरेंद्र बोला, उसका क्या कसूर? वह तो नया ठहरा, हबुआ साला ही बदमाश है। उसने माँ से आकर कह दिया कि माँ ने मास्टर से कह देने को कहा था। थर्ड मास्टर ने बस फौरन कान ऐंठ दिए। जानती हो कैसे मामी? ऐसे, कानों को पकड़ते हुए नरेंद्र ने कहा। बिंदु ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, हबुआ ने क्या कहा था? मुझे क्या मालूम मामी। टिफिन के समय हबुआ मेरा खाना ले आता है तो वह दौड़ा आता है और पूछता है, क्या जलपान है, जरा मैं भी तो देखूं नरेन भैया। माँ ने मुझसे कहा था, अमूल्य नजर लगा देता है। लल्ला के लिए कोई खाना और ले जाता है? नरेंद्र ने रूधे स्वर में कहा, नहीं मामी, वे लोग निर्धन है, जेब में भुने हुए चने ले आता है, पेड़ के नीचे नजर बचाकर खा लेता है। बिंदु की आंखों के सामने दुनिया घूमती नजर आने लगी। वह जहाँ की तहाँ बैठी रही। कुछ क्षणों बाद बोली, नरेंद्र तू जा। रात्रि में काफी कहने सुनने के बाद बिंदु खाना खाने बैठी, लेकिन उससे खाया ना गया। अंत में तबीयत ठीक ना होने का बहाना कर उसने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन भी अनमनी सी पड़ी रही। किसी से उसने बात भी नहीं कही, कोई युक्ति नहीं सूझी उसे। वह आशंकित हो उठी। उसे लगा कि कहीं बात बढ़ ना जाए। तीसरे पहर भोजन के वक्त वह पति के साथ बैठी, पर उसकी नजरें कहीं और थी। किसी भांति वह अपने को एकाग्र नहीं कर पा रही थी। बत्ती जल रही थी। अधखुली आंखों से माधव कुछ पढ़ रहे थे। बिंदु पैताने आकर बैठ गई। माधव ने सिर उठाया, कुछ पूछा। क्या है? बिंदु सिर झुकाकर पति के पांव का नाखून काटने लगी। पत्नी के मन की बात का अनुभव कर माधव ने करुण स्वर में कहा, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ बिंदु, मगर मेरे पास रहने से तो समस्या हल नहीं होगी। उन्हें ही मनाओ। बिंदु वास्तव में ही रुआंसे उठी। बोली, तुम ही जाओ। मैं जाऊं? क्या कह रही हो? कसूर मेरा है? कान पकड़ती हूँ। तुमसे बातें तो करो ना, मुझसे ना होगा। कहने के साथ ही माधव ने करवट ली और सोने का उपक्रम करने लगा। बिंदु काफी देर तक आस लगाए बैठी रही, मगर कोई उत्तर न पाकर वह चुपचाप उठ खड़कर चली गई। पति के इस व्यवहार से उसका हृदय विक्षुब्ध हो उठा। उसे लगा जैसे किसी ने मनोपत्थर का बोझ उसकी छाती पर रख दिया हो। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि सभी ने उसे ठुकरा दिया है। दूसरे दिन सुबह यादव ने छोटी बहू के जाने की अनुमति हेतु एक पत्र लिख भेजा। उसे पत्र में बिंदु के पिता के बीमार होने की बात लिखी हुई थी। साथ ही साथ यह भी निर्देश था कि जल्दी रवाना हो जाए। नेत्रों में आंसू लिए बिंदु गाड़ी पर सवार हुई। मिश्रानी ने गाड़ी के पास पहुंचकर कहा, पिताजी के अच्छा होते ही जल्दी आ जाना बहू जी। गाड़ी से उतरकर बिंदु ने मिश्रानी के पांव छुए। मिश्रानी सकुचा गई। बिंदु का यह स्वरूप किसी ने कभी नहीं देखा था। अपने को संयमित करते हुए उसने कहा, कुछ भी हो मिश्रानी जी, तुम ब्राह्मणी हो, मुझसे उम्र में बड़ी हो, आशीर्वाद दो कि अब मेरा लौटना ना हो, यही मेरी अंतिम यात्रा हो। प्रत्युत्तर में वह ब्राह्मणी कुछ ना कह सकी। बिंदु के मलिन एवं कृशकाय चेहरे की ओर देखकर वह रो दी। एलोकेशी भी वहां मौजूद थी। वह भी बोल पड़ी, कैसी बातें करती हो छोटी बहू, क्या किसी के माँ बाप बीमार नहीं पड़ते? बिंदु चुप रही। मुंह फेरकर उसने आंचल से आंखें पोंछ ली। कुछ क्षणों तक चुप रहने के उपरांत बोली, प्रणाम करती हूँ बीबी जी, अच्छा चलूँ अब। बीबी ने कातर होकर कहा, जाओ बहन, मैं तो हूं यहाँ, सब कुछ देख लूंगी। बिंदु ने फिर कुछ ना कहा। कोचवान ने गाड़ी हाँक दी। अन्नपूर्णा ने जब मिश्रानी के मुंह से यह बात सुनी तो चुप हो गई। इससे पहले लल्ला को छोड़कर बिंदु कभी अकेले मायके नहीं गई थी। महीने भर से अधिक हो गया था उसने एक बार भी उसे नहीं देखा था। उसकी व्यथा को अन्नपूर्णा ने समझा। रात में पिता के पास पड़ा लल्ला कुछ कह रहा था। दिए के उजाले में कतरी स्रोत में सीती हुई अन्नपूर्णा ने निश्वास ली कि सहसा उसके मुख से निकल पड़ा, राम राम। जाते समय उसने यह क्यों कहा कि यह जाना उसकी आखिरी जाना हो? माँ दुर्गा कुशल करे कि बहू सकुशल वापस लौट आए। पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर यादव बोल उठे, तुमने अच्छा नहीं किया बड़ी बहू। मेरी बहू रानी को परखने की तुमने चेष्टा ही नहीं की। तुम में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया।
अन्नपूर्णा ने अपने मन को संयमित करते हुए कहा, वह भी तो एक बार जीजी कहकर पास नहीं फटकी। अपने लड़के को तो वह बलपूर्वक ले जा सकती थी। अरे कौन उसे रोक सकता था। उस दिन उतनी मेहनत करके घर जा रही थी कि ना जाने कहाँ कितनी कड़ी बातें सुना डाली। यादव ने बीच में बाधा देते हुए कहा, बहुरानी के मन की बातें मैं ही समझता हूँ। यदि तुम माफ नहीं कर सकती तो बड़ी ही क्यों हुई। जैसी तुम हो वैसा माधव है। मालूम पड़ता है तुम दोनों ने साजिश करके मेरी बहुरानी के प्राण ले लिए। अन्नपूर्णा के नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। लल्ला ने पूछा, बाबूजी क्या माँ नहीं आएगी। आंखें पोंछते हुए अन्नपूर्णा बोली, छोटी माँ के पास जाएगा तू। लल्ला ने अस्वीकृति देते हुए कहा, नहीं। क्यों। छोटी माँ तेरे नाना के पास गई है, तू भी कल चला जा। लल्ला खामोश रहा। उसे मौन देखकर यादव ने पूछा, जाएगा रे लल्ला। तकिए में मुँह छिपाते हुए लल्ला ने कहा, नहीं। कुछ रात रही। यादव काम पर जाने की तैयारी करने लगते थे। 5-6 दिन की बात है। एक दिन शेष रात्रि होकर वह तंबाकू पी रहे थे। अन्नपूर्णा ने तभी बीच में बाधा देते हुए कहा, काफी देर हो रही है, सवेरा होने को है। यादव ने व्यग्र होकर हुक्का रख दिया और बोले, आज मन बहुत भारी सा है बड़ी बहू। रात को मुझे ऐसा लगा जैसे बहू रानी दरवाजे की ओट में खड़ी है। उसके बाद वे उठे और दुर्गा दुर्गा कहकर चल दिए। सवेरे अन्नपूर्णा बड़े अनमने मन से रसोई घर का काम कर रही थी। तभी नए घर के नौकर ने आकर खबर दी कि बाबू कल रात को ही फारसडांगा चले गए हैं। शायद छोटी बहू की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई है। अपने पति की प्रातःकाल की बात याद करके अन्नपूर्णा की छाती भैंस से कांप गई। फिर उसने पूछा, क्या बीमारी है। इतना तो नहीं सुना, पर सुना है कि बार बार बेहोश हो जाती है और कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और शाम को घर आने पर यादव ने जो यह खबर सुनी तो वह रो पड़े। बोले, कितने साथ से सोने की मूर्ति लाया था बड़ी बहू, तुमने उसका मूल्य ना समझ पाने में पानी में बहा दिया। मैं तो तत्काल ही जाऊंगा। दुख, ग्लानि और पश्चाताप के कारण अन्नपूर्णा की छाती फटने लगी। शायद छोटी बहू को वे अमूल्य से भी ज्यादा प्यार करती थी। अपनी गीली आंखें पोंछकर जबरदस्ती पति के पैरों को धोकर उन्हें संध्या के लिए बैठाकर वे आकर अंधेरे कमरे में बरामदे में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद माधव की आवाज आई। अन्नपूर्णा किसी आशंका से कांपती हुई जी जान से अपनी छाती थामकर दोनों कानों में उंगली डालकर जरा जी कड़ा करके बैठी रही। रसोई घर में अंधेरा देखकर माधव इधर वाले कमरे में आया और अंधेरे में ही अन्नपूर्णा को पहचानकर बड़े सूखे स्वर में बोला, शायद सुन लिया होगा भाभी। अन्नपूर्णा हाँ या ना नहीं कह सकी। माधव ने फिर कहा, अमूल्य का एक बार जाना बहुत जरूरी है भाभी। शायद उसका आखिरी समय आ गया है। औंधी गिरकर अन्नपूर्णा दाढ़ मारकर रोने लगी। यादव दूसरे कमरे से पागल की तरह दौड़ते हुए आए और चिल्लाकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता माधव, मैं कहता हूँ ना, ऐसा नहीं हो सकता। अपने जान और अनजान में किसी को उसने कभी कोई दुख नहीं दिया। अब फिर मुझे इस उम्र में भगवान यह दुख क्यों देंगे। माधव चुप खड़े रहे। यादव बोले, मुझे सब बातें साफ साफ पता, मैं खुद जाकर बहुरानी को वापस ले आऊंगा। तू मत घबरा माधव, क्या गाड़ी है तेरे साथ। माधव बोले, मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराया भैया, पर आप तो खुद ही। कुछ नहीं हुआ रे। अरे बड़ी बहू और अमूल्य, अरे भैया क्या इतनी रात गई। नहीं नहीं, अब देरी ठीक नहीं। तू मत घबरा माधव, गाड़ी तो बुलवा, नहीं तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। कुछ कहे बिना ही माधव गाड़ी लेने चला गया। गाड़ी आते ही चारों जने उसी पर फौरन सवार हो गए। यादव ने पूछा, कैसे, क्या हुआ। मैं तो था भी नहीं, ठीक से नहीं जानता। सुना है कि 4-5 दिन बड़े जोरों से बुखार आया, बार बार बेहोश हो जाती है। तब से आज तक अब तक कोई एक गिलास पानी या दूध का दवा भी नहीं पिला सका। ठीक से पता नहीं कि क्या हुआ। अब तो आशा बिल्कुल भी नहीं। यादव जोर से चीख उठे, खूब कहा, 1000 बार आशा है, मेरी बहू अभी जिंदा है और रहेगी। माधव जान ले, भगवान इस आखिरी उम्र में मुझसे झूठ ना बुलवाएंगे। मैं तो आज तक कभी झूठ भी नहीं बोला। भावावेश ने माधव ने झुककर बड़े भाई के पांव छूकर हाथ माथे में लगाकर चुपचाप बैठे रहे। जाने कितने दिनों से बिना खाना पानी के ही बिंदु अपने को भुलाती आ रही थी। यह किसी को मालूम न था। मायके पहुंचते ही वे बुखार में पड़ गई। दूसरे तीसरे दिन 3-4 बार बेहोशी और आखिरी बार की बेहोशी तो बहुत ही लंबी थी, किसी तरह मिटना ही नहीं चाहती थी। बहुत प्रयत्न बाद बहुत देरी से जब उसने होश भी आया तो उसकी नाड़ी बिल्कुल ही बैठ गई। खबर पाते ही भागते हुए माधव आए। बिंदु ने पति के पांव की धूल माथे पर लगाई और दांत पिचकाकर पड़ गई। सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी एक बूंद पानी या दूध भी उसने ना पिया। माधव ने निराश होकर कहा, यूं आत्महत्या क्यों करना चाहती हो। बिंदु की आंखों में आंसू बह चले। काफी देर बाद उसने धीरे से कहना शुरू किया, मेरा तो सर्वस्व लल्ला है। सिर्फ 2000 रुपये नरेंद्र को देना और उसे भी पढ़ाना। वह मेरे लल्ला को बहुत प्यार करता है।
माधव ने होठों को दांतों के जोर से दबाकर अपनी रुलाई रोकी। बिंदु ने इशारा करके माधव को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, उसके सिवा और कोई मुझे आग ना दे। माधव ने इस आघात को भी सह लिया और धीरे से बिंदु के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, किसी को देखना चाहती हो? बिंदु ने सिर हिलाया, नहीं, रहने दो। बिंदु की माँ ने एक बार फिर दवा पिलाने की कोशिश की, लेकिन बिंदु ने फिर पहले की तरह ही दांत पीस लिए। एकाएक माधव उठ खड़े बोले, यह नहीं होगा बिंदु, तुम हम लोगों की बात ही नहीं सुनती, लेकिन तुम जिसकी बात कभी नहीं टाल सकती, मैं उन्हें लिवाने जा रहा हूँ। सिर्फ मेरी इतनी सी बात मानना कि लौटने पर तुम्हें देख पाऊं। बाहर आकर माधव ने आंखों के आंसू सुखाए। उस रात तो बिंदु शांत होकर सो गई। तब सवेरा ही हुआ था, सूरज भी निकल ही रहा था कि माधव कमरे में आए और ज्यों ही दीपक बुझाकर उन्होंने खिड़कियां खोली, बिंदु की आंख भी खुल गई। सामने ही प्रभात के नव प्रकाश में अपने पति के श्रीमुख देखा। तनिक मुस्कान के साथ पूछा, कब आए? अभी अभी सीधा चला रहा हूँ। भैया तो जैसे पागल हो गए हैं, बहुत रोध हो रहे हैं। बिंदु धीरे से बोली, यह मैं समझती हूँ। क्या उनके चरणों की धूली लाए हो? वे खुद आए हैं, बाहर बैठे तम्बाकू पी रहे हैं। भाभी भी आई हैं, हाथ पांव धो रही है। लल्ला को तो गाड़ी में ही नींद लग गई थी, ऊपर के कमरे में उसे सुला दिया। क्या जगह लाऊं? बिंदु स्थिर हो गई, फिर बोली, नहीं, रहने दो। फिर करवट बदलकर दूसरी ओर मुंह करके पड़ी रही। अन्नपूर्णा जब कमरे में आई और बिंदु के सिराने बैठकर जी ही उसके माथे पर हाथ फेरा, चौंक गई। अन्नपूर्णा रोने लगी और रुद्रन का वेग कम होने पर जरा संभल कर गई। क्यों री छोटी, दवाई क्यों नहीं खाती? क्या मरना चाहती है इसलिए ये सब कुछ करती है? बिंदु कुछ ना बोली। अन्नपूर्णा ने बड़े स्नेह से उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, क्या समझती नहीं? तेरी दशा देखकर मेरी छाती फटी जा रही है। बिंदु को जवाब देना ही पड़ा, सब कुछ समझती हूँ जीजी। तो इधर मुंह घुमा, तेरे जेठ जी खुद तुझे लिवाने आए हैं और तेरा लल्ला तो रोते रोते थक कर सो गया। मेरी बात तो सुन, इधर मुंह घुमा। इस पर भी बिंदु ने मुंह नहीं घुमाया, सिर हिलाकर बोली, नहीं जीजी, पहले। तभी यादव आकर दरवाजे पर खड़े हो गए थे और उन्हें देखते ही क्षण भर में अन्नपूर्णा ने बिंदु के माथे पर आंचल खींच दिया। यादव ने क्षण भर उदास मन सिर झुकाए खड़े रहकर अपने अशेष स्नेह की इस प्रतिमा छोटी बहू को निहारा जो चादर में लिपटी पड़ी थी। फिर अपने आंसू रोकते हुए भर्राए गले से बोले, बहुरानी घर चलो ना, मैं तुम्हें लिवाने आया हूँ। यादव के रूखे सूखे व कमजोर चेहरे को देखकर वहां मौजूद हर आदमी की आंखें भर आई। थोड़ी देर चुप रहकर यादव ने फिर कहना शुरू किया, और एक दिन जब तुम बहुत छोटी सी थी बेटी, तब मैं आकर अपने घर की लक्ष्मी को लिवा ले गया था। दोबारा भी लिवाने के लिए ही आना होगा, यह कभी ना सोचा था। हाँ बेटी सुनो, जब आ ही गया हूँ तब या तो तुम्हें अपने साथ लिवा कर लौटूंगा, नहीं तो फिर उस घर की तरफ कभी मुंह भी ना करूंगा। बेटी तुम जानती हो ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इतना कहकर अपनी गीली आंखें सुखाते हुए यादव कमरे से बाहर चले गए। तभी अचानक बिंदु ने करवट बदली और मुंह इस ओर घुमाकर कहा, जीजी लाओ ना, क्या खाने को देती हो? और हाँ, लल्ला को लाकर मेरे पास लिटा दो और तुम सब लोग बाहर जाओ और आराम करो। अब किसी बात का, किसी तरह का भी डर नहीं है। अब मैं मर नहीं सकती और मरूंगी भी नहीं।